मैं आज हमारे इस सेशन का मॉडरेशन कर रहा हूँ। सभी को धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट विषय पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो अभी फिलहाल में ब्राज़ील के बेलेम में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ है। उसके विषय में ही आज ये हमारा वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, और इन्हीं लोगों से हमारे स्पीकर्स होंगे जो लोग फर्स्ट पर्सन ब्राज़ील में गए थे। नाना विषयों पे उन्होंने वहाँ पे चर्चा की है, रिप्रेजेंटेशन किया है चीज़ों पे बारे में। वो हमें इधर विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले मैं एक 2 मिनट का छोटा इंट्रोडक्शन देता हूँ। यूएनएफसीसीसी का जो कॉप होता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज, जो हर साल होता है, और हर साल हर देश तो दुनिया के अलग अलग जगहों पे होता है ये। और क्लाइमेट चेंज के बारे में सभी को हम लोगों को पता है। ये जो जितना एमिशंस हुआ है पिछले कई दशकों में, और जो इसके लिए क्राइसिस आज के दिन में हो रहा है, दुनिया के सभी बड़े देश जब एक साथ आए हैं, उसी के अंतर्गत हमें ये यूएनएफसीसीसी का निर्माण हुआ। और ताकि हर साल क्या क्या प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए, कैसे डिकार्बोनाइज किया जाए, कैसे क्लाइमेट एक्शन किया जाए, इन चीजों के बारे में विषय पे बातचीत होती है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे जो 6 स्पीकर्स हैं। मैं उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ नाम से, और जब मैं एक एक करके इंट्रोड्यूस करूंगा सबका इंट्रोडक्शन होगा। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर हरजीत सिंह, सौम्यदा, जितेंद्र जी, दुलारी जी, कावेरी जी और शरद जैन। ये सभी लोग हाल ही में COP30 जो अभी ब्राजील में हुआ उसका, सभी लोग वहां पे अपनी भागीदारी निभा के आ रहे हैं। और आज अलग अलग विषयों पे हम लोग उनके साथ चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्लाइमेट चेंज का समस्या पूरी दुनिया में चल रहा है, इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे आबादी इतनी है, जहाँ पे वल्नरेबिलिटीज इतनी, जहाँ के गरीब लोगों पे सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट दिख रहा है, कि ये इंटरनेशनल नेगोशिएशंस तो हो रहे हैं, पर कितना ये क्लाइमेट एक्शन हमारे पीपल सेंट्रिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जो नेगोशिएशंस बड़े बड़े देश वहां पे जाके कर रहे हैं, और कौन कौन कैसी कैसी बात वहां पे कर रहे हैं, और ये हमारे लोगों के लिए, आम जनता के लिए, उनके संघर्ष के लिए कितना उसको रिकग्नाइज कर रहा है, और उसको पुश करने के लिए क्या क्या आगे बढ़ा रहा है, और अगर नहीं बढ़ाया जाए तो क्या क्या किया जा सकता है उस चीज को उस फोकस में लाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा हमारे पहले स्पीकर को, जो है मिस्टर हरजीत सिंह। हरजीत सिंह हमारे सतत संपदा क्लाइमेट फाउंडेशन के फाउंडिंग डायरेक्टर हैं, और वो काफी सालों से ग्लोबल एडवोकेट रह चुके हैं क्लाइमेट और सोशल जस्टिस के। और वो एंगेजमेंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं फॉसिल फ्यूल ट्रीटी इनिशिएटिव का, और काफी विशेष वो कॉप के नेगोशिएशंस में अपनी भागीदारी निभा चुके हैं पास्ट में। और आज मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो हमारे ये जो कॉप होता है, हर साल होता है, इसका एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट दे, इस साल के कॉप का एक विश्लेषण हमें अगर छोटा सा दे। उसके साथ जो अलग अलग इस बार कॉप में बातचीत हुई है, ग्लोबल अडेप्टेशन की बात हुई है, एनडीसीज की बात हुई है, और ट्रेड की एक काफी इस बार आलोचना हुई है। इन चीज पे अगर हरजीत जी हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। हरजीत जी, ओवर टू यू। थैंक यू। धन्यवाद सौत्रिक, इंट्रोडक्शन के लिए और मुझे बुलाने के लिए। आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं। जैसा आपने कहा कि ये कॉप पिछले काफ़ी सालों से हो रही है, और जब हम बोलते हैं COP30 तो ये तीसरा ऐसा समिट है जहां पर सारे देश, करीब 200 देश इकट्ठा होते हैं। ये 1995 से शुरू हुआ, और यहाँ पर आकर के ही जो सारी नीतियां हैं वो बनाई जाती हैं कि वैश्विक स्तर पर क्या होना चाहिए, कौन सा देश क्या करेगा। कि जो क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है, जो जलवायु परिवर्तन से हम जूझ रहे हैं, कैसे उससे हम निजात पाएं। जो एक ये क्राइसिस बन चुका है ऑलरेडी, तो हमको पता है ये किस वजह से बना है। फॉसल फ्यूल जो हमने जलाया है, तेल, कोयला, गैस, और खास तौर से जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, जिन जहां औद्योगिकरण बहुत पहले हो गया, आज से 200 साल पहले शुरू हुआ, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है। जो अमीर देश हैं, लेकिन जो विकासशील देश हैं, जो आज भी उसी तरह के डेवलपमेंट पे, विकास पर निर्भर करते हैं, जहां ज्यादा जीवाश्म का इस्तेमाल हो रहा है, उनको भी क्या सहयोग चाहिए कि वो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या हाइड्रो पावर की तरफ जाएं। उसके लिए जो नीतियां बनती हैं वो ऐसे ही पटल पे बनती हैं, और साथ साथ में जो तबाहियां हो रही हैं उनसे जूझने के लिए, जिसको हम अनुकूलन कहते हैं, अडेप्टेशन, और जो लॉस एंड डैमेज है, जो क्षति हो रही है, उससे कैसे हम उभरें, कैसे हम अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करें। तो 3 पिलर हम लोग मोटा मोटी बोलते हैं
कि कैसे हम एमिशंस को कम करें, उत्सर्जन को कम करें, जंगलों को बचाएं, उससे भी उत्सर्जन कम होता है जैसा कि आपको पता है। दूसरा अनुकूलन, और तीसरा जो है लॉस एंड डैमेज। लेकिन इन तीनों को जो कड़ी जोड़ती है वो है फाइनेंस, पैसा, जो कि विकसित देशों की जिम्मेदारी है कि वो प्रोवाइड करें। और इसलिए हम जाते भी हैं, हम सिर्फ नीतियां बनाने नहीं जाते हैं, उस नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है कि हमें फाइनेंस चाहिए। बिना पैसे के विकासशील देश नहीं कर पाएंगे, और अगर वो कर पाते तो वो विकासशील नहीं होते। तो इस कॉप में जब हम गए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो जो सिविल सोसाइटी ने तय किया, वो कहा कि जस्ट ट्रांजिशन का होना चाहिए, कि कैसे हम इकोनॉमीज को चेंज करें। और भी मुद्दे थे कि हम कैसे जीवाश्म से दूर जाएं, फाइनेंस एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन इसकी जो ओवरऑल एक फ्रेमिंग करी ब्राजील ने, और प्रेसिडेंसी ब्राजील की थी, हम लोग ब्राजील में गए थे, तो उनकी एक भूमिका होती है। उन्होंने कहा ये कॉप ऑफ ट्रूथ है, यहाँ हम सच्ची बात करेंगे। कुछ लोगों ने ये भी कहा ये कॉप ऑफ इंडिजिनस पीपल है, जो हमारे ट्राइबल लोग होते हैं। और वहां पर बहुत सारे ट्राइबल लोग जो अमेजोन में रहते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए कहा गया। ये भी कहा गया ये कॉप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, कि हमने बातें तो बहुत कर दी, अब उसको जमीन पे उतारना जरूरी है। कुछ लोगों ने ये भी कहा ये कॉप ऑफ अडेप्टेशन है, क्योंकि जिस तरह से दवाइयां बढ़ रही हैं हम तैयार नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा अडेप्टेशन के लिए चाहिए। तो जो 2 हफ्ते की चर्चा चली, बल्कि चर्चा जो है वो आगे बढ़ गई, और अगले दिन सुबह जो खत्म होना था शाम को 6 बजे, उसके करीब 12-15 घंटे बाद वो फिनिश हुआ। और जो डिसीजन निकल के आया उसको कलेक्टिवली कहा जाता है मोतीराव टेक्स ग्लोबल मोतीराव डिसीजन, जो कि वहां की भाषा के हिसाब से बोलते हैं कि ये कलेक्टिव एफर्ट है, सब लोगों ने मिलकर तय किया है। उसमें ये चीज तय हुई कि हम जो अडेप्टेशन को, जो अनुकूलन को लेकर जो फाइनेंस है, उसको हम 3 गुना कर देंगे। तो जो टारगेट सेट किया गया वो $120 बिलियन सेट किया गया 2035 तक, कि वो हर साल प्रोवाइड किया जाएगा। एक बेलम मिशन लॉन्च किया गया 1.5 डिग्री। जैसा कि आपको पता है कि जो तापमान है वो 1.5 डिग्री बढ़ चुका है, अगर आप इसको कंपेयर करें 200 साल पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था। और उसकी वजह से ही हम सारी तबाहियां देख रहे हैं। एक और प्रोग्राम जो, जैसा कि मैंने कहा कि पैसा एक बड़ा मुद्दा था यहाँ पे, फाइनेंस, और ये तय होना था कि $1.3 ट्रिलियन पर एनम कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। वो नहीं, उस पर कुछ खास काम नहीं हो पाया। तो उसको लेके फिर उन्होंने कहा कि एक बाकू टू बेलम फाइनेंस रोड मैप से को कैसे आगे इंप्लीमेंट किया जाए, उस पर काम किया जाएगा। और भारत ने एक बहुत बड़ा मुद्दा छेड़ा था कि जो अमीर देश हैं वो उन्होंने अपने एमिशंस को कम करने में जो कदम उठाए हैं, वो मानी सी बात है कि वो उतने एम्बिशियस नहीं हैं, अगर हम उनके शेयर को देखें जितना उन्होंने प्रदूषण किया। लेकिन अब वो नए तरीके ला रहे हैं कि वो पेनल्टी लगाएंगे बाकी देशों पे जो इस तरह के जीवाश्म के ऊपर विकास से जुड़े हैं, या जो वो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो ट्रेड को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा था। और इंडिया की उस बात को रिकॉग्नाइज किया गया, और 2 साल का एक डायलॉग प्रोसेस शुरू किया गया है, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के किया जाएगा। ये भी हमने देखा, चूंकि फाइनेंस नहीं था, इसलिए जो प्लान्स लोगों ने, देशों ने सबमिट किए, वो कहीं भी उसके आसपास नहीं थे जो हम टारगेट सेट कर रहे हैं कि हमारे जो एमिशंस हैं वो आधे हो जाएं 2030 तक, या 60% कम हो जाएं 2035 तक। तो चूंकि वो नहीं हो पाया, इसलिए एक ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलेरेटर की बात की गई, कि अगले 2 साल तक जो COP 31 और COP 30 की प्रेसिडेंसीज हैं वो लीड करेंगे। और फाइनेंस को लेकर के ये भी हुआ कि जो भारत ने कहा कि ये बताएं कि अमीर देश कितना पैसा प्रोवाइड करेंगे, वो मार्केट की तरफ हमको ना भेजें, बल्कि वो कितना पैसा देंगे, जो एक आर्टिकल 9.1 के अंतर्गत आता है पेरिस एग्रीमेंट में। उस पे भी चर्चा बहुत ही गर्मजोशी के साथ की गई, और काफी मुश्किल थे ये डिस्कशंस। लेकिन ये तय हुआ कि वो एक एनुअल डायलॉग की तरह किए जाएंगे। तो पूरी तरह से भारत को वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, लेकिन एटलीस्ट उस पर चर्चा बनेगी। अगर हम ओवरऑल देखते हैं इस पूरे कॉप को, तो जो इसका मकसद था कि हम क्लाइमेट चेंज पे एक्शन लेंगे, वो तो हमने नहीं पूरा किया है। एक तरह से मल्टीलेटरलिज्म को बचाया है, कि कैसे जो खास तौर से अभी की जो जियो पॉलिटिक्स है, जिसमें ट्रम्प जो है वो जिस तरह से सभी देशों पे अटैक कर रहे हैं ट्रेड के कारण, या सच में भी अटैक कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि कैसे हम ये दिखाएं और एक मैसेज भेजें अमेरिका को कि हम सब देश एक साथ हैं, और अभी भी जो ग्लोबल मुद्दे हैं उनको हम मिल करके उससे निजात पा सकते हैं, उस पर कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो वो तो हमने कहीं ना कहीं कुछ हद तक किया, लेकिन क्लाइमेट के ऊपर, और उस वजह से भी ये रहा कि जो टेक्स्ट का जो एम्बिशन है, जो स्कोप है, वो उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। और खास तौर से इस पे मैं बोलूंगा फिर से वही जीवाश्म से दूर जाने की बात।
उसमें कोई रोड मैप जो बनना चाहिए था, आज से 2 साल पहले इतना बड़ा एग्रीमेंट हुआ दुबई में कि हम फॉसिल फ्यूल्स को छोड़ेंगे, तेल कोयला गैस से दूर जाएंगे, उस पर कोई रोड मैप नहीं बना। रोड मैप तय तो हो रहा है, लेकिन वो यूएन सिस्टम के बाहर है। कोलंबिया एक देश है लैटिन अमेरिका में, उसने लीड ली है कि वो करेंगे और 80 देशों ने सपोर्ट किया है। और अब उस पर एक कॉन्फ्रेंस की जाएगी अप्रैल में, तो एक अच्छा कदम है, लेकिन वो यूएन के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो वो एक चिंता का विषय है। जबकि लास्ट में जो स्पीच दी कॉप प्रेसिडेंसी ने, उसमें उन्होंने उसको जोड़ने की कोशिश की। और यही चीज जो जंगलों में, जो जंगलों को काटा जा रहा है, जो डिफॉरेस्टेशन का एक स्टेप लेना चाहिए, उसको लेकर के भी एक रोड मैप बनना था, वो भी नहीं हो पाया। लेकिन उस पे प्रेसिडेंसी ने कहा है कि वो रोड मैप बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल्स को लेकर के हमारी चिंता बहुत ज्यादा है, क्योंकि ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी तो हम जोड़ रहे हैं और उसको बढ़ाया भी जाएगा, लेकिन जो समस्या के साथ हम जूझ रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन है, वो सीधा सीधा जुड़ा है तेल कोयला गैस और जलाने से। अगर हम उसको कम नहीं करेंगे तो जलवायु परिवर्तन होता ही रहेगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और उसको अगर हमें किसी तरह से हल करना है, तो सबसे पहले तो फॉसिल फ्यूल से दूर जाना होगा। और हम ये भी कह रहे हैं कि हम तुरंत नहीं हो सकता है। भारत भी कोयले पे निर्भर है, और ऑयल और गैस पे निर्भर है, और बाकी देशों का भी ये हाल है। खासतौर से मैं विकासशील देशों की बात कह रहा हूं। उनको एक मैकेनिज्म चाहिए, जो कि एक हमारी बड़ी जीत रही इस बार। हम लोग एक प्लान बना के गए थे कि हम मांगेंगे, जिसको हम बोलते हैं जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म। और उस पे ये जरूर तय हुआ कि हम उन सारे मुद्दों को देखेंगे, चाहे वो ज्ञान बांटने की बात हो, और चाहे वो रूल्स देखने की बात हो, चाहे वो टेक्निकल असिस्टेंस देने की बात हो, या जो वर्कर्स हैं उनके जो हक हैं उनको ध्यान में रखने की बात हो, उनको साथ में मिला के काम करने की बात हो। तो वो एक अच्छा अग्रीमेंट आया, लेकिन उसके पीछे अभी भी पैसा नहीं है। और यही चीज जो एक नया मैकेनिज्म बना आज से कुछ साल पहले लॉस एंड डैमेज को लेकर के, वहां पर भी यही चिंता का विषय है, या अनुकूलन को लेकर के। तो चाहे वो अडेप्टेशन फंड हो, चाहे वो लॉस एंड डैमेज फंड हो, वो कहीं ना कहीं वो पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं जो उनको चाहिए। अगर हम नीड की बात करें तो लॉस एंड डैमेज फंड तो 0.2% है। जो अगर हम नीड के हिसाब से देखें तो $250 बिलियन की बात हो रही है, जहां हमको चाहिए $400 बिलियन। उसी तरह से अडेप्टेशन पे जो जरूरत है, वो कम से कम $300 बिलियन सालाना की है, लेकिन जो पैसा अभी अवेलेबल है वो 25 से 30 बिलियन के आसपास आता है। तो वो एक सबसे बड़ा सवाल है। तो हम, जैसा मैंने कहा कि हमने ये तो दिखा दिया कि हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन हम काम कितना सुचारू रूप से कर सकते हैं और कितना तेजी से कर सकते हैं, उस पर बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। और इसके साथ जुड़ी बात यह है कि क्या जो हम यूएन की कॉन्फ्रेंसेस हर साल कर रहे हैं, क्या हम सिर्फ उन पे निर्भर होकर रह सकते हैं, या कुछ बाहर के प्रोसेस उसको हेल्प करेंगे। जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो एडवाइजरी ओपिनियन आया, हमको उम्मीद है, अभी तो बहुत जल्दी था क्योंकि वो जुलाई में आया और हम नवंबर में पहुंच गए, तो बहुत सारे देशों ने उस पर काम नहीं किया और उस पर बहुत अवेयरनेस भी जनरेट नहीं हुई। लेकिन हम जरूर कहेंगे कि वो बहुत ही पावरफुल डिसीजन है और उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। ऐसा ही एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल आया है जो लॉ ऑफ द सीज पर है, कि जो समुद्र में जिस तरह का पोल्यूशन हो रहा है, तो जो कर रहे हैं उनको कैसे जिम्मेदार ठहराया जाए। ऐसे ही एक फॉसिल फ्यूल ट्रीटी बनाने की बात हो रही है, कि जैसे मैंने कहा कि तुरंत हम फॉसिल फ्यूल से दूर नहीं जा सकते हैं, और कौन पहले करेगा, कौन ज्यादा करेगा, वो एक ग्लोबल फ्रेमवर्क के तहत तय होना चाहिए। तो उस पर अभी जो चर्चा है, करीब 18 देश जो हैं वो ऑलरेडी इसके साथ जुड़े हुए हैं, और कोलंबिया ने जो लीडरशिप ली है, जो अभी कॉन्फ्रेंस होगी, उससे भी उसको काफी बल मिलेगा। तो कुछ अच्छी चीजें हुई हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कैसे पैसा हमको चाहिए। जो जरूरत है वो बोलते हैं 2.5 से 5 ट्रिलियन डॉलर्स हर साल की है, लेकिन जो अभी आ रहा है वो इसका एक बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन है। और उसकी वजह से जो टारगेट्स हैं, जो हर देश को रखने चाहिए, भारत ने तो अपना प्लान भी जमा नहीं किया, जिसको हम एनडीसी बोलते हैं, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। और उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंस का ना होना एक बहुत बड़ा कारण रहा। तो हमारे पास बहुत गहरे सवाल हैं कि कैसे हम यूएन की स्पेस का भरपूर इस्तेमाल करें। कुछ चिंता के विषय हैं जिसको हल करने की जरूरत है। और अगर मैं भारत की बात करूं, तो भारत का एंगेजमेंट अगर हम फाइनेंस को लेकर के कहें तो बहुत अच्छा रहा। उन्होंने उस मुद्दे को उठाया, उन्होंने ट्रेड की बात करी कि आप हम पर, चूंकि हम कोयले पे आधारित हैं, या और देश जो हैं जो फॉसिल फ्यूल पे आधारित हैं, आप उन पे पेनल्टी नहीं लगा सकते क्योंकि आपने हमको कोई सहयोग नहीं दिया है। क्योंकि उससे हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम होंगे, और निर्यात अगर कम होगा तो हमारा रेवेन्यू कम होगा, और हम और भी क्लाइमेट एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो उस पर कोई निर्णय तो नहीं लिया गया, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये बात हुई कि ये चर्चा की जाएगी और इसको जोड़ करके देखा जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं उसके साथ में मिल करके। लेकिन भारत की जो पूरी रणनीति रही, वो कहीं और बेहतर हो सकती थी। भारत ने कहा हम अनुकूलन की डिमांड करते हैं, लेकिन भारत ने तो अनुकूलन पे बहुत काम नहीं किया है वैश्विक स्तर पर। यहां तक कि भारत में हम देखते हैं कि उसकी बहुत जरूरत है।
और जो भारत का हमारे साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए सिविल सोसाइटी के साथ में, वो भी बहुत कम रहा। और कैसे साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात हो, जैसे थोड़े बहुत स्टेटमेंट्स आए कि ब्राजील के साथ में, साउथ अफ्रीका के साथ में, लेकिन इसकी कहीं ज्यादा जरूरत है अगर आपको ट्रंप जैसी पावर्स को पुश बैक करना है और उनको दिखाना है कि हम साथ मिल करके ये काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना विराम देना चाहूंगा, और सौत्रिक, मैं आपको आई गिव यू बैक टू यू, and I will have to drop off in the next few minutes because I'm in another meeting right now, but I'm here. मैं हूँ अभी कुछ देर यहाँ पर, अगर कोई सवाल है तो मैं बिल्कुल उसका जवाब दे सकता हूँ। ओवर टू यू। जी जी हरजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव आपने एक प्रेजेंटेशन हमारे सामने रखा। और आज ही मैं एक कॉप ब्रीफिंग में था जहां पे ये बताया जा रहा था कि जस्ट ट्रांजिशन प्रोग्राम को कैसे सिविल सोसाइटी की कहीं तरीके से एक जीत देखी जा रही है, क्योंकि वो राइट्स की बात कर रहा है, लेबर की बात कर रहा है, वर्कर्स की बात कर रहा है। बट ऑन द सेम हैंड हम लोग देख रहे हैं कि एनडीसी का इंडिया को सबमिट ना करते हुए कॉप पे चले जाना और फिर वहां पे जाके थोड़ा एक अपना स्टैंड रखना, ये एक अपने में ही डाइकोटॉमी है। पर हम लोग जरूर वापस आएंगे इस क्वेश्चंस पे आपके साथ, और कैसे ज्यादा हम लोग लोगों के मुद्दे पे हम लोग बात को आगे लेके जा पाए और कॉप कैसे इस बात को कर पाए। तो हमारे अगले स्पीकर हैं सौम्यदा। और सौम्यदा का मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सौम्यदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो लॉन्ग स्टैंडिंग पीपल्स साइंस एक्टिविस्ट रहे हैं। वो यूनिफ के साथ काफी समय से एंगेज कर चुके हैं। वो टेक्नोलॉजी और ट्रेड का जो कमिटी था उसके भी साथ रह चुके हैं। उसके साथ वो सपैक के को फाउंडर है। सॉरी सौम्यता, कन्वेनर ऑन दी सपैक है, को कन्वेनर है वो। और हमारे वो नासिज के साथ भी, एनएफबीएम के साथ काफी समय से जुड़े हैं और हमें डायरेक्शन देते हैं। सौम्यता आज हमें फाइनेंस का जो बात बता रहे थे अजीत जी, क्योंकि पैसा का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डेवलप कंट्रीज के पास सारा पैसा है, वो इतना दिन तक डेवलप कर चुके हैं। और हमारे देश जो डेवलपिंग और लोअर डेवलप्ड कंट्रीज है, लीस्ट डेवलप्ड है, वो लोग बेसिकली फाइनेंस उनके पास नहीं है डिकार्बोनाइज करने के लिए। तो इस चीज के ऊपर सौम्यदा हमें एनसीक्यूजी, लॉस एंड डैमेज एंड बाकू का जो रोड मैप है उसके बाद में थोड़े विश्लेषण में बताएंगे। सौम्यदा, ओवर। हाँ, शौत्रिक, मेरा रिक्वेस्ट है, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन टू हरजीत बिकॉज ही हैज टू लीव प्रोबेबली, तो जी जी किसी और का यदि क्विक क्वेश्चन हरजीत के ऊपर है कर ले तो देन आई कैन कम इन। जी जी मे बी बिल्कुल। बिकॉज हरजीत रह नहीं पाएंगे शायद, जो बोल रहे थे लॉन्ग टर्म ना फॉर। हाँ सो इमीडिएटली यदि किसी का हरजीत के ऊपर, हरजीत के लिए कोई क्वेश्चन है, तो आई थिंक यू कैन टेक दैट एंड देन आई कैन कम इन। जी जी। हमारे पार्टिसिपेंट्स में कोई भी है जो हरजीत जी के लिए कोई भी प्रश्न रखना चाहेंगे? आप लोग अनम्यूट करके सीधा क्वेश्चन कर सकते हैंड रेस करना पड़ेगा अगर किसी को बात रखनी है तो। प्लीज हैंड रेस करिए। हैं। हाँ जी। अभी एक दो आप मिनट देख अनम्यूट लीजिए। अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ समिता, आई थिंक हरजीता कैन गो टू द अदर मीटिंग, और फिर जब वो वापस जुड़ेंगे फिर हम लोग एक ग्रुप डिस्कशन अगर कर पाए तो बहुत बढ़िया होगा। जी जी। ओके, ओके। सो थैंक यू एंड आई थिंक हम जैसे बात किए थे, विल स्पीक इन बोथ मिक्स्ड हिंदी एंड इंग्लिश because lot of people are from the Hindi areas also and English में भी कुछ ये होगा। तो जो फाइनेंस के बात हरजीत कर रहे थे, एंड दिस फाइनेंस एज वी आर सीइंग इज ए क्रिटिकल एलिमेंट बिकॉज lot of planning, in fact NDC 1, NDC 2, this time the countries were supposed to submit NDC 3.0, the third version. Two other NDC version has come from starting from Paris Agreement, which is now 10 years old. So all NDCs for developing countries, let me clarify this very clearly. All NDCs for developing countries or most developing countries are divided into two parts. One is unconditional, एक है जो unconditional action होगा, वो देश का सरकार बोल रहा है ये हम करेंगे, और एक conditional है जो फाइनेंस मिलेगा, मदद मिलेगा तो हम ये कर पाएंगे। एंड इसका पीछे एक क्लियर रीजन है। जो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज का जो ऑलरेडी जो डेट है, जो लोन्स है, एक्सटर्नल लोन्स है, हाँ इंटरनल लोन्स भी है लेकिन ज़्यादातर एक्सटर्नल लोन्स है, उसका डेट सर्विसिंग में उनका रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है। तो यदि कोई क्लाइमेट एक्शन लेना है, एडाप्टेशन में लेना है, अपना इकोनॉमी को ट्रांजिशन करवाना है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू नॉन फॉसिल,
फ्यूल्स और नॉन कार्बन सोर्सेस, तो सारी चीज़ों को में जैसे हरजीत ने बोला पैसा चाहिए। तो दैट कंडीशनल एक्शन पार्ट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोविजन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। तो ये जो क्लाइमेट फाइनेंस का चर्चा आज से 20-25 साल से काफ़ी इम्पोर्टेंट चर्चा है क्लाइमेट नेगोशिएशन का। और आप जानते हैं जो पहले 2010 में जो डिसीजन हुआ था कैनकून कॉप में, COP16 में, जो पहला GCA क्रिएट किया गया था, उसके भी पहले एक एडाप्टेशन फंड क्रिएट किया गया था, उसके पहले ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ये दोनों UNFCCC का ही अंदर में क्रिएट किया गया था। लेकिन ये फंड्स छोटा फंड्स था, कोई 2 बिलियन, कभी किसको कैपिटलाइजेशन था, कभी लेस देन 1 बिलियन था। तो वो जिस ढंग से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बढ़ रहा है तो वो बहुत ही कम है और बहुत ही माइनर प्रोजेक्ट वो सपोर्ट करते रहते हैं। तो द मेजर एक्सपेक्टेशन वाज फ्रॉम Copenhagen, the suggestion, and then Cancun, that the $100 billion per year by the developed countries to developing countries। और ये आप जानते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस का जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, जो why should the rich countries provide this money to the poorer countries, because of climate justice based on CBDR and RC principle, the common but differentiated responsibility and respective capacity, जो पहले ही एकदम COP3 से इसको फॉर्मुलेशन हो गया था। तो तब से ये एक्सेप्टेड है। जो ये प्रॉब्लम क्रिएट किया धनी देशों ने, और इसको सबसे ज्यादा सफरिंग गरीब देशों में हो रहा है। तो इसीलिए दिस इज अ जस्टिस एंगल टू एक्ट ऑन दिस। क्लाइमेट फाइनेंस इज नीडेड एंड दैट क्लाइमेट फाइनेंस विल कम फ्रॉम पब्लिक फंड्स ऑफ रिच कंट्रीज एंड विल बी गिवन टू पुअरर कंट्रीज। तो इसमें जो 100 बिलियन डॉलर का जो बात था, पिछले काफी सालों से देखा जा रहा था, ये एकदम ही इनएडिक्वेट है, क्योंकि दिस 100 बिलियन इंक्लूड्स एवरीथिंग। दैट मीन्स एवरीथिंग मीन्स बोथ मिटिगेशन, दैट इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एक्सेट्रा, एज वेल एज एडेप्टेशन। तो दोनों का ही बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ रहा था। इसीलिए COP29 में जो फाइनलाइज हुआ था NCQG, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, जो जिसके बारे में अरिजीत भी मेंशन किया, वो डिसाइड हुआ था। लेकिन उसमें भी काफी प्रेशर था, क्योंकि तब तक UN का अपना एस्टिमेट था, ये नीड जो है, जरूरत जो है, दैट इज अराउंड $1,300 बिलियन मिनिमम पर ईयर, 1,300 बिलियन। बट द डिसीजन वाज दैट by 2035, not from 26 or 27 or 28, by 2035, the goal will be $300 billion, which will be a tripling of the $100 billion earlier estimate, earlier pledge that they will be starting from 2020। 2020 से $100 बिलियन का प्लेजेस चालू हुआ है जो एक्टिवेशन ईयर। सिमिलरली $300 बिलियन शुरू होगा 2035 जाके। बट ये ऑब्वियस है कि 2035 में वो $300 बिलियन का वैल्यू भी क्या होगा, और उस टाइम क्या हम इन्फ्लेशन इंडेक्स लेंगे, भाई ये सब बहुत सारे ये है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हो नहीं रहा है, जो हम बात कर रहा है, क्योंकि पहले से ये क्लियर था कि क्लाइमेट फाइनेंस क्लाइमेट जस्टिस का आधार पर दिया जा रहा है। तो इसीलिए जो दिया जाएगा गरीब देश को, वो ग्रांट्स होगा और पब्लिक फंड्स होगा। ये पहले से अंडरस्टैंडिंग था। लेकिन ओवर द इयर्स, पर्टिकुलरली एज ए रिजल्ट ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2008-7-8, उसके बाद से जो शुरू हुआ, जे अमीर देश जो एक थोड़ा सा उनका इकोनॉमी का कंडीशन था, एक तो वहाँ भी प्रॉब्लम आया, और दूसरा उसमें एक जो हिंदी में बोलते हैं आनाकानी करना। ये नाउ चाइना, इंडिया, दीज आर नाउ बिगर इकोनॉमीज, दे आर डेवलपिंग क्वाइट ए लॉट, सो व्हाई शुड नॉट दे कंट्रीब्यूट। तो ये जो एक यू शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस, जो हिस्टोरिकल जस्टिस का जो बात था, क्यूमुलेटिव एमिशन का आधार पर जो बात हुआ था, उसको नेगेट करना शुरू हो गया था, जो नहीं होना चाहिए था। और जो आप रियल एस्टिमेट देखें, जो $100 बिलियन का जो प्रपोजल था, वो भी कभी रियली फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि उसमें बहुत सारे डबल काउंटिंग, ऑफिशियल ODA, जो ODA ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस का प्रोजेक्ट है, उसको इसमें काउंट करना, ये सब बहुत होता था। तो ये COP30 में जो हुआ है, कुछ प्रोग्रेस जो अजीत ने भी इंडिकेट किया, एक तो एक्सेप्ट किया गया कि एडाप्टेशन में बहुत ही कम फंडिंग आ रहा है। इनफैक्ट 2023 का जो हिसाब है, 2023 का बाद 24 में क्लियर हिसाब अभी तक नहीं है। 23 का हिसाब है, एडाप्टेशन फंड जो फ्लो हुआ है, माने टोटल एडाप्टेशन का मनी जो आया है, वो करीब $26 बिलियन है। जबकि UNFCCC का भी है, और UNEP जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप, उनका जो एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट है 2025 का, वो यदि आप देखें तब देखेंगे उसका, और वो काफी कंजर्वेटिव एस्टिमेट है,
उसके आधार पर भी बाई 2035 एडाप्टेशन के लिए आपको 310 से $365 बिलियन का बीज चाहिए। 310 से $365 सिर्फ एडाप्टेशन के लिए चाहिए, जबकि आप सॉरी जबकि आप दे रहे हो एक्चुअली $26 बिलियन आज के दिन में। और इस बार कॉप में जो एक टेंटेटिव एग्रीमेंट हुआ, ये इसमें ट्रिपलिंग ऑफ द एडाप्टेशन फंड, क्योंकि 2019 से 23 का बीच में एक रफली $20 बिलियन का हिसाब था। अभी उन्होंने दिखा रहे थे जो हम $40 बिलियन दे रहे हैं। ये अगेन ये काफी कॉन्टेस्टेड फिगर्स है। ये जो $40 बिलियन भी जो क्लेम है जो जा रहा है, ये बहुत सारे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन में ये दिख नहीं रहा है। एडाप्टेशन फंड को मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो है अभी 3 गुना करने का जो बात हरजीत ने किया वो है 2035 में। मतलब बट दैट विल बी विद इन द $300 बिलियन, नॉट एडिशनल। सो $300 बिलियन से अभी बड़ा नहीं है, लेकिन उसी के अंदर $100 बिलियन, $120 बिलियन एडाप्टेशन फंड होगा। ये एक सिद्धांत हुआ है। दूसरा, इसमें कुछ और भी चीज है, जैसे इसमें there are a lot of tensions, lot of discussions which are also going on. How part of this is now the developed countries, the rich countries are pushing as not only low interest loan but also some comparatively higher interest loans. So how can you calculate higher interest or normal market based interest rate loans into climate finance? Those should be considered as normal business transaction. So वो बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तक उसमें डेवलप्ड कंट्रीज और जो बाकी एंटिटीज है, जिसमें एक बड़ा रोल एमडीबीज का है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स का है, जो वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईएफडीबी, एएफबी, बहुत सारे ऐसे हैं। प्लस बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल अभी नया जो एनडीबी है, एआईआईबी है, बहुत सारे जो बहुत बड़े बड़े जिनके पास कैपिटलाइजेशन है। हाँ, जैसे क्योंकि एआईआईबी, एनडीबी चाइनीज फंड से भरपूर है। हाँ, उनके पास वर्ल्ड बैंक जैसे ही इतना ही पैसा है। तो ये जो इनका रोल एक तो क्लाइमेट फाइनेंस देने में, क्योंकि कुछ साल पहले बहुत सारे ऐसे एमडीबीज एंड बायलैटरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिसाइड किया था कि 50-50 करेंगे, जो 50% एडाप्टेशन देंगे एटलीस्ट शुरू करेंगे 20% एडाप्टेशन फंड में देके, जितना क्लाइमेट फाइनेंस जाएगा। दैट हैज नॉट कम टू फ्रूटिशन, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो एमडीबीज को रिफॉर्म करना भी एक एजेंडा था इस बार। एमडीबी रिफॉर्म होके कैसे एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन के लिए पैसा दे, तो वो एक था। लॉस एंड डैमेज का फंड जो फंड फॉर रेस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज, जिसको नाम दिया गया एफआरएलडी, उसमें बहुत ही एक फ्लोट किया गया $250 मिलियन फर्स्ट कैपिटलाइजेशन के लिए। वो इस एज हरजीत ऑल्सो पॉइंटेड, इस मिनिस्क्यूल अमाउंट। क्योंकि मैंने फिर से इसको कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहूंगा कि एक जैसे हमारा देश में उत्तराखंड डिजास्टर हुआ था, उसका एस्टिमेट था लॉसेस का अराउंड $9 to 10 बिलियन। जबकि आप ग्लोबली लॉस एंड डैमेज फंड को 250, 300, $400 मिलियन का बात जब करोगे, तब वो कोई एक छोटा सा डिजास्टर में इतना, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक डिजास्टर में इतना पैसा चले जाता है। तो हाउ आर यू गोइंग टू रेस्पॉन्ड? तो ये बात है। तीसरा जो है, जो बाकू टू बेलेम रोड मैप फॉर 1.3 ट्रिलियन, वो उसके साथ एक 2 ईयर वर्क प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट फाइनेंस लॉन्च किया गया है। मतलब जो हो नहीं पा रहा है, जो होना चाहिए, जो हम बात कर रहे हैं, जो क्या होना चाहिए कम से कम $1.3 ट्रिलियन, कम से कम इसको जाना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, पुअरर कंट्रीज को, फ्रॉम द रिच कंट्रीज। तो वो जा नहीं रहा है। तो उसके लिए एक वर्क प्रोग्राम, जो कैसे इसको आज के दिन का जो प्लेजेस है $300 बिलियन बाई 2035 और उसमें $100 बिलियन, ये दोनों तैयार हुआ। लेकिन उसके बढ़ा के वो वर्क प्रोग्राम शुरू हुआ कैसे बाई 2035 इसको $1.3 ट्रिलियन में लिया जाए। दैट इज बाकू टू बेलेम रोड मैप फॉर 1.3 ट्रिलियन। ये काफी डिटेल रोड मैप है, इसमें बहुत सारे प्लानिंग्स है, ये है। और लास्ट पॉइंट मैं जो बोलना चाहूंगा इसमें, ये चीज चर्चा हुआ, जैसे टैक्स के बारे में बताया, जैसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इज ये एक टैक्स है। जो आप ज्यादा फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हो, इसीलिए आपको ट्रेड को, आपको एक्सपोर्ट को हमने टैक्स करेंगे, तो यू विल बी एट ए डिसएडवांटेज एंड आपको इकोनॉमी धक्का खाएगा। तो ये जो सब यूनिलेटरल मेजर्स है, इसको यूनिलेटरल मेजर्स के ऊपर काफी चर्चा हुआ, और इसको ऊपर कैसे रोक लगे ताकि क्लाइमेट का जो एक्शन है वो गरीब देशों को ट्रेड रिलेटेड डेवलपमेंट में बाधा ना डाले, उसके ऊपर काफी चर्चा हो। लेकिन कोई फिक्स्ड फंड एंड डिसीजन नहीं हुआ। लेकिन इसमें डब्ल्यूटीओ है, अंकटाड है, सभी को लेके एक ग्रुप है जो चर्चा इसके ऊपर आगे बढ़ेगा। तो ये सारे हुआ है। और साथ साथ जो एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो हम लोग इंडिया में भी काफी देरों से
CFA लेड काफी एक कैंपेन चला था, टैक्स द रिच। तो हायर सौम्यता ये। टैक्स, हाँ, टोबिन जी। टैक्स, हायर हाँ। टैक्सेशन, इसके ऊपर भी कुछ चर्चा हुआ। जो ये सारे 5-6 एरिया जो है क्लाइमेट फाइनेंस में, इसके ऊपर काफी ध्यान था। लेकिन अभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ। जो मैंने बोला, जो चाहिए था उससे हम लोग 1/4 से भी कम में अटके हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सौम्यदा। आई थिंक काफी एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट्स आपने दिया है कि कितना इनएडिक्वेसी का प्रॉब्लम है, यानी कि कितना ज्यादा चाहिए हमारे जैसे एक देश को या डेवलपिंग नेशंस को, और कितना कम दिया जा रहा है। तारिणी जी, हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन एकदम एंड में करेंगे। सौम्यदा हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हाँ। तो मैं बिना ज्यादा समय लेते हुए मैं अगले स्पीकर्स के पास जाना चाहूंगा। हमारे साथ अगले स्पीकर हमारे जो जुड़े हैं वो है जितेन युमा, जो एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं, ह्यूमन राइट्स एडवोकेट रह चुके हैं, और वो CRAM के एक मेंबर हैं। और इस बार वो हमारे साथ कॉप में गए थे, वहाँ के इंडिजिनस कम्युनिटीज के पर्सपेक्टिव्स को वो हमारे साथ रखना चाहेंगे कि लोगों के जो मुद्दे हैं, जो सबसे ज्यादा लोग जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को झेल रहे हैं, उनका जो डिमांड आया है सामने, उसके बारे में जितेंद्र जी हमारे साथ चर्चा करेंगे। जितेंद्र जी, ओवर टू Thank you very much, Somek. I will speaking mostly in English, but I would request Somek if you can help briefly translate, for yeah, possibly. श्योर श्योर। Yeah, thank you very much. So, yeah, as also said by our previous speakers, no, the COP30 has been classified, has been referred to as indigenous COP, COP the forest, COP of implementation, so many terms. But then one of the reason why this COP 30 has been referred to as indigenous COP is how the organizers, how the Brazilian government refer to it is because they say it's so the highest number of indigenous peoples, the tribal participants, in any COP so far, more than 30,000 they say. But then there are a lot of concern and a lot of questions on this aspect. Even the question around the effective participation, 300 participation, 3,000 participation, but then the actual number of indigenous participants in the actual negotiation, in official negotiation, is very, very less, no, very few. And also the question of the meaningful participation, whether their views, their concern raised are actually taken on board. I think there is a serious concern there, no? And despite the reference to this COP as the indigenous COP, this COP has shown some of the strongest protests, the biggest protests, especially from the indigenous communities, indigenous peoples. No, like in fact, on the 11th November, what we saw is like, especially indigenous people from Amazon area, no, the protests inside the venue, COP venue, and then it actually led to a scuffle with the security forces. No, and and then that is not the first protest, but also there were further protests on 14 November, and then was continued on the 15th, and was continued further. No, but then it's also good to reflect on what are the key messages and key demands of the indigenous peoples during the protest. No, and I think it will be good to reflect on the demands. No, some of the key demand is जितेंद्र, to शुड आई recognize ट्रांसलेट ऑन द गो और शुड आई ट्रांसलेट एट द एंड? यू टेल। maybe in the end would be better, yeah, श्योर because श्योर, yeah, ओके। it's better, yeah. So that is one, and this COP30 has shown the strongest protest, as I was referring to, and some of the demands is to recognize indigenous people's right over the land and territory and resource, to stop targeting land, forests, and resource from mining, from large hydropower project, and then of course the agribusiness in the Amazon area, no, and then of course to recognize their right, and then in to some extent also to call for the protection of indigenous peoples themselves, no, because one of the concern is also the increased targeting, arrest, detention, attack, even the killing of indigenous peoples, no, and in fact. During the COP itself, there was this record of one of the indigenous Guarani tribe, one Guarani tribe from Brazil, who was attacked and he was killed actually, and that is part of while trying to defend the land. So that's a major crisis in Brazil, and not just in Brazil, but also I think this is something that resonates among indigenous peoples, participants all over, no? And I was part of the indigenous peoples dialogue with the co-presidency, on the 13th of November, and that also that is also an occasion where a lot of the indigenous and also the tribal communities who are attending raise multiple concerns, no, multiple concerns about the non-recognition of indigenous right over their land and territory,
and then increase targeting of land, no, because of the reasons that I was referring to earlier, the issues around large dam construction, the issues about mining, the issues about infrastructure, right through the forest area, the non-recognition, the increased attack, no, and these are issues that's been raised along with the increased climate change impact, no, and one of the concerns also raised is the false climate solution, the issues of, not to target our forests, not to target the land for any false climate solution, especially this carbon market, no? Um, Carbon, targeting the forest area, targeting or wetlands, targeting the land for any, carbon market kind of initiative, no? And I think those are some of the concerns that which are raised both during the COP, during the dialogue with the COP presidency, and I think these are also raised during the engagement in the multiple forums, yeah. So, but then what is important is also to reflect whether the concern raised, whether the demands raised during the protests, both inside and outside, and also the concern raised during the actual some of the official negotiation and official dialogue, are actually taken on board during the COP outcome document. And I think that is a concern because that's why a lot of frustration, a lot of disappointment with the COP outcome document. No? And in fact, this is something which is also mentioned by our first speaker. No, there is no clear roadmap to end deforestation. There is no clear roadmap to phase out fossil fuel. So I think those are some of the concern. And then of course there are in the outcome document, no, there is no explicit reference to stop mining of critical mineral, for example, or even the basic mining or to pose extractive industry, for example. No, and those are some of the concern. But what it translates for indigenous peoples or even for the tribal community with this exclusion is, with no roadmap to end deforestation, with no roadmap to phase out fossil fuel, for example, I think that will lead to further intensification of the pursuits of extractive industry and other false climate solution in our land and territory, and of course, yeah, and then of course, and I think it's also good that we relate because this is not just about Amazon, because this is very much happening in India, in the northeast part of India, the central part of India, where we are seeing in recent time, we are seeing increased push for mining activity, and now this entire concept of critical mineral mining. If the Geological Survey of India recently, come up with this report where they have identified several areas, for critical mineral mining, even in Northeast India, and then a couple of other areas, and so, yeah, I think there is a strong relationship with that exclusion, with that failure to address those critical areas and how that will impact on indigenous and tribal communities all over. No? That is one fundamental concern that I want to raise at this point of time. No, and then I also want to share the concern raised from before. No, one of the concerns that we saw during the COP, even in many of the several discussions and official, and also even on the side event, is also the focus on this blended financing, the climate financing. They're focusing on private finance and the multilateral development banks. No, and I think that is something which is alarming and highly concerning for us because it is something that is we are also seeing the increased role of this multilateral development banks, IFI, the ADB, Asian Development Bank, the World Bank, European Investment Bank, any other bilateral banks in financing a lot of the false climate solution in our part. The issues around financing mega solar park, financing large dam, and then of course several other infrastructure, projects which are being branded as climate resilient infrastructure and all the stuff, and so that is a concern that we are also seeing, and I also want to highlight that even if there is no clear cut roadmap to end deforestation, but COP30 also launched this facility, this tropical forest forever facility. This is again a public-private partnership initiative where you're trying to bring in a lot of the private finances and some of the public finances, and again a market-based solution, targeting forest. And that is a concern because now and then of course they raise some 6.6 billion or something. It's about financing to protect forest area. But then there's a lot of concern among the indigenous, several indigenous groups have actually condemned this initiative because this is too much oriented on the market model, false climate solution, and there are a lot of concern that this will enforce and also reinforce the very model that will take away indigenous people's forest land. And yeah, and
yeah, and further conscript indigenous people's right over our land and territory, so yeah, there are multiple concerns, but just to briefly sum up, so the COP30 process, it actually, despite the claim of indigenous people's participation, high participation, but actually there is a issue of weak empowerment. There is a underrepresentation, and the real issues not been taken on board, and then issues around concern with the fossil fuel, the lack of deforestation commitment, and then and then of course the issues around the systemic exclusion. And one final thing that I also want mention is, during the COP itself, the big concern is also the securitization because after the indigenous people's protests during the initial part, towards the part, the Brazilian government also insists on heavy military, heavy securitization deployment of this thing, and ultimately that also led to a fundamental question of, it is that level of securitization that we saw even during the COP venue is not something which is visible only during the COP, but I think it's a reflection of the reality in many of the indigenous peoples' land and territory. So yeah, so those are some of the concerns that I would like to say here. Thank you. थैंक यू सो मच जितेन। एंड मुझे लगता है जितेन ने कुछ काफी इंपॉर्टेंट बातें हमारे सभी के साथ रखी हैं। थोड़ा मैं ट्रांसलेट कर दूं। ये कॉप बेसिकली बताया गया था कि इंडिजिनस कम्युनिटी, इंडिजिनस लोगों का कॉप होगा। पर जो लोग सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज के लिए जूझ रहे हैं, जो लोग सबसे ज्यादा इसके लिए अफेक्टेड हो रहे हैं, जिनकी जल जंगल की जमीन की लड़ाई है, जो सदियों सालों से सस्टेनेबली रहे हैं, उन लोगों की जिंदगी उजाड़ के जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है और जिस कारणों से हो रहा है, जो मार्केट बेस्ड सॉल्यूशंस, जो एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिसीज के लिए, जो ज्यादा तेल या क्रिटिकल मिनरल्स को निकालने के लिए जिन लोगों की जिंदगी उजड़ गई है, उन लोगों की बात उतनी तक नहीं सुनी गई है। और जितेन हमें वही बता रहे थे कि उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन जब पहुंचा, वो फाइनल आउटकम में भी उतना क्लियरली इस बार कोई भी सोल्यूशंस नहीं आया है। और सिक्योरिटी के मामले में जब इतने सारे प्रोटेस्ट इस बार पहली बार हुए हैं, ये कॉप एक ऐसा कॉप था जहां पे पहली बार इंडिजिनस कम्युनिटीज के लोगों को सीधा तरह रिप्रेजेंटेशन करने की उम्मीद थी, पर वो भी उस तरीके से सफल नहीं हुआ। और जो भी सॉल्यूशंस दिए गए हैं इंडिजिनस कम्युनिटीज की बातचीत बहुत साफ है कि फॉल्स सॉल्यूशंस आप मत दीजिए। मतलब आप डिफोरेस्टेशन को कैसे रोकेंगे, वो सीधा सीधा उस पर डिस्कशन होना चाहिए। फॉसिल फ्यूल फेज आउट कैसे होगा, सीधा उस पर डिस्कशन होना चाहिए, उस पर आउटकम होना चाहिए। पर ऐसा हमने इस बार नहीं देखा है। और शायद आने वाले कॉप्स में और आने वाले डिस्कशंस में ये बहुत जरूरी होगा कि जो लोग सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज के लिए जूझ रहे हैं, उनकी आवाज और कैसे बुलंद की जाए, उन लोगों के लिए सॉल्यूशंस और कैसे आगे बढ़ाया जाए। Thank you so much, Jitin, for that lovely presentation, and hope you stick to us so we can have a group discussion at the end of it and have some more questions. हमारे अगले स्पीकर जो हैं वो दुलारी हैं। दुलारी इज अ क्लाइमेट जस्टिस एडवोकेट और वो प्रोजेक्ट लीड है यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉलंटरी एक्शन युवा में। उनका काम जो है वो प्राइमरली सिटीज और क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। और वो आज हमारे साथ उनके जो प्रेजेंस थी कॉप में, उन्होंने काफी सारे इनफॉर्मेलिटी, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर के लोग जो हैं, गिग वर्कर्स जो हैं, उन पे उन्होंने काफी सारा काम किया है, उसके इश्यूज को रेज करने की कोशिश की है। जो ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन इनफॉर्मल सेक्टर्स के बारे में बात नहीं कर रही है, सिटीज में जो जरूरत पड़ रही है, सिटीज में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका जो इम्पैक्ट दिख रहा है, उस पे दुलारी हमारे साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। दुलारी, ओवर टू यू। ओके। जिंदाबाद सभी को। सॉरी मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर पा रही क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, लेकिन थैंक्स नासिज की पूरी टीम को इस सत्र को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा जो क्लाइमेट का चर्चा है वो वैश्विक स्तर पे होता है, लेकिन हमारे समुदायों के ऊपर उसका क्या असर होता है और हमारे लिए उसमें क्या महत्वपूर्ण है, उस पे एक अलग चर्चा रखी है। तो यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉलंटरी एक्शन युवा 41 ईयर्स ओल्ड संस्था है, जो हम ह्यूमन राइट्स के संदर्भ में जो भी आता है उसमें काम करते हैं। क्लाइमेट जस्टिस उसमें से एक हमारे काम का एक हिस्सा है। अगर थोड़ा सा मैं एक्चुअली रिफ्लेक्ट करूंगी कि युवा एज अ संस्था जो घरों के हक के बारे में बात करते हैं या लेबर राइट्स, चाइल्ड राइट्स, यूथ राइट्स, इन मुद्दों पे काम करते हैं, तो क्लाइमेट जस्टिस में हमें ये वैश्विक स्तर पे एंगेज करना क्यों रेलेवेंट था। तो हमारा सफ़र क्लाइमेट के लिए शुरुआत 2021 में बस्ती स्तर पे हुआ, जहाँ पे हम लोग शहरी स्तर पे अ, हमारे जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स है, बस्तियां हैं, वहाँ पे लोकल अडेप्टेशंस के तौर पे काम करते हैं।
और उसके साथ साथ शहरी लेवल पे थोड़ा सिटी प्लानिंग के तौर पे कि अगर शहर का कोई नक्शा बन रहा है तो उसमें कैसे डिजास्टर रिस्क इन्फॉर्म्ड प्लानिंग हो। लेकिन हमारे लिए भी जब हम लोग कॉप के प्रोसेसेस में जुड़े तो हमारे लिए भी ये सवाल था कि एक ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन को इन बड़े प्रोसेसेस में क्या हमारा काम है या फिर क्यों जुड़ना जरूरी है। तो उसके लिए कुछ हमारे रिफ्लेक्शंस रहे एज एन ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ टूल्स भी रहे हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं इस प्रक्रिया में जुड़े एंड हमारी आवाजें और बुलंद हो। तो एक तो सबसे पहले ये है कि टाउन हॉल कॉप करके एक प्रक्रिया है जो वैश्विक स्तर पे इक्लेई नाम की संस्था चलाती है। और वो जो टाउन हॉल कॉप है जिसको हम खुद युवा में क्लाइमेट परिषद बोलते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि अगर आपको कॉप के बारे में अपने समुदाय में अपने शहर में अपनी बस्तियों में बात करनी है तो उसके लिए क्या क्या आपको सीखना है और क्या क्या आपको लर्न करना है और कैसे इस प्रक्रिया को हम लोग लोकल से ग्लोबल तक जोड़ पाते हैं। तो मैं एक्सप्रेस करूंगी कि हम सभी साथी थोड़ा सा टाउन हॉल कॉप के बारे में जाने और हमारे शहरी स्तर पे या हमारे बस्तियों में भी ऐसे सत्र होल्ड करें। कॉप के पहले ही इस साल COP30 के पहले ही हम लोगों ने टाउन हॉल कॉप क्लाइमेट परिषद वसई विरार नामक शहर में किया था। 2 दिन का सत्र था जहाँ पे हम लोग अडेप्टेशन लॉस एंड डैमेजेस ट्रांजिशन और मिटिगेशन इन सब मुद्दों को शहरी स्तर पे क्या इनका असर होता है, शहरी स्तर पे इन बहुत बड़े मुद्दों को कैसे समझ सकते हैं और बस्तियों के साथी के साथ या गांव करियों के साथी के साथ इसको कैसे समझ सकते हैं, उस पे हमारी चर्चा हुई। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने दूसरे दिन पे फिर इन्हीं मुद्दों को कैसे हमारे सिटी एजेंडा को जोड़ सकते हैं उसके बारे में चर्चा की। रही बात अगर इसको आगे लेकर जाते हुए कॉप के स्तर पे देखें तो इस बार जैसे हरजीत दा बता रहे थे या सौम्या दान जितेंद्र दा बता रहे थे कि ये कॉप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन था जिसमें हम चाहते थे कि हमारे शहर के मुद्दे जो इन टाउन हॉल कॉप्स में से निकल आए या फिर हम जिन मुद्दों पे काम करते हैं वो वैश्विक स्तर पे रिप्रेजेंट हो। लेकिन अगर मैं आज जो पर्सपेक्टिव शेयर करूंगी वो शहरी गरीब सिटीज एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट्स इस इन मुद्दों पे है। तो बेसिकली ये जो NDC 3.0 जिसके बारे में दादा ने बताया, एक तो है कि इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे कैसे हमारे समुदाय NDCs में रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, इंडिया ने NDC सबमिट नहीं किया है। लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो 1 बिलियन पीपल लिव इन इनफॉर्मल सेटलमेंट्स और ये आंकड़ा है ये 2030 तक 2 बिलियन तक जाएगा। मतलब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे हर 8 में से 1 इंसान बस्तियों में रहने वाले हैं, अभी रहते हैं। और वो जो नंबर आंकड़ा है वो दुगना होने वाला है। उसके साथ साथ 34% 34% लोग इनएडिक्वेट हाउसिंग में रहते हैं। तो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स प्लस इनएडिक्वेट हाउसिंग एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो हीट स्ट्रेस फ्लडिंग वाटर स्कैर्सिटी डिस्प्लेसमेंट इन सभी मुद्दों के साथ जूझते हैं। उसी के साथ साथ इनफॉर्मल वर्कर्स अगर ILO के आंकड़े देखें तो ऑलमोस्ट 90 to 98% पीपल फ्रॉम सिटीज वर्क इन इनफॉर्मल जॉब्स। लेकिन 50 to 80% अर्बन एम्प्लॉयमेंट इन द ग्लोबल साउथ इनफॉर्मल वर्क है। तो हम लोग स्टार्ट करें ऐसे प्रेमाइस पे जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल आबादी इनफॉर्मल बस्तियों में रहते हैं या फिर वो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। लेकिन अभी देखते हैं कि इस बड़े समुदाय के बारे में NDC या फिर अलग अलग नीतियां क्या बात करती हैं। तो ग्लोबली ओनली 11 सिर्फ 11 NDC इनफॉर्मल सेटलमेंट्स ये शब्द मेंशन करते हैं। उसमें से सिर्फ 2% आर टॉकिंग अबाउट हाउसिंग। तो देख रहे हैं कि मतलब इतने देशों में से सिर्फ 11 देश NDCs में इनफॉर्मल सेटलमेंट्स को एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहे हैं। उसमें से हाउसिंग के बारे में से 2%। और अगर अर्बन फाइनेंस के बारे में देखें बस्तियों के साथियों के लिए तो सिर्फ 14% NDCs अर्बन फाइनेंस फॉर स्लम या फिर इनफॉर्मल कम्युनिटीज उसके बारे में बात करें, बस्तियों के बारे में बात करें।
अगर और आंकड़े देखें कि पैसा कहाँ जा रहा है और बस्तियों में कितना पैसा आ रहा है, तो ये जीसीएफ का डेटा है, जो बहुत बड़ा क्या बोलते हैं बॉडी है, यूएनएफसीसीसी का ही बॉडी है, जो बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स फंड करते हैं। इट्स द बिगेस्ट फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। उसमें से देखें तो सिर्फ 3.5% of money, which is 1.2 billion US dollars, are coming to informal settlements। मतलब पिछले 20 सालों से सिर्फ 3.5% पैसा बस्तियों के लिए असाइन किया गया है। और अगर इस डेटा को थोड़ा सा और आसानी से समझे, तो ऐसा समझ सकते हैं कि बस्ती के हर व्यक्ति को सिर्फ $1 मिला है पिछले 20 सालों में, ग्लोबल जीसीएफ के फंड्स के थ्रू, विच इज द बिगेस्ट फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा है कि अगर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स देखें तो सिर्फ 2.1% अप्रूव्ड क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स आर टारगेटेड टुवर्ड्स अर्बन पुअर। तो सिर्फ 2% प्रोजेक्ट्स है जो बस्तियों के लिए है। मतलब ये देख रहे हैं कि हम अगर फाइनेंस के बारे में बात भी कर रहे हैं या फाइनेंस डिमांड भी कर रहे हैं एज डेवलपिंग कंट्रीज, वो फाइनेंस भी कहाँ जा रहा है, वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे जा रहा है। लेकिन जिन लोगों पे उसका क्लाइमेट का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, उनको सिर्फ 3.5% पैसा मिल रहा है, 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स। थोड़ा सा मैं और शेयर करना चाहूंगी अगर टाइम हो तो। लेकिन हर साल पिछले कुछ सालों से मिनिस्टेरियल मीटिंग्स ऑन अर्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जहाँ पे सिटीज के बारे में स्पेसिफिकली कॉन्वर्जेशंस होता है। और बहुत सारी ग्राउंड संस्थाओं का मानना था कि अभी तक जो वार्तालाप हो रहा है क्लाइमेट चेंज में, उसमें सिटीज या शहरी गरीब के बारे में ज्यादा फोकस नहीं है। तो इसीलिए इसीलिए मिनिस्टेरियल मीटिंग ऑन अर्बनाइजेशन एक सेपरेट सत्र हर साल कॉप में हो रहा है। उसमें भी उसका अगर हम लोग एजेंडा देखें तो 8th एजेंडा है इक्विटी एंड इंक्लूजन फॉर अर्बन पुअर एंड रेसिडेंट्स ऑफ इनफॉर्मल सेटलमेंट्स। तो अगर मिनिस्टेरियल डायलॉग में देखें तो एजेंडा है, लेकिन उसके आगे इसको कैसे अमल में लेकर आए, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा है कि इंफॉर्मेलिटी वर्किंग ग्रुप एक वर्किंग ग्रुप है जो पिछले कुछ सालों से स्पेसिफिकली शहरी गरीबों के मुद्दों के ऊपर काम कर रहे हैं कॉप प्रोसेसेस में। लेकिन अभी तक अगर इस ग्रुप का क्या बोलते हैं एक्शन देखें, तो आइडियली इस ग्रुप का मानना है कि इनफॉर्मेलिटी हर एक यूएनएफसीसीसी के ट्रैक में इंटीग्रेटेड हो, कि बस्तियों के साथियों के बारे में हर एक अडेप्टेशन, मिटिगेशन, लॉस एंड डैमेज, इन हर एक मुद्दों पे जुड़ाव हो। लेकिन ऐसा रियलिटी में हो नहीं रहा है। तो बहुत सारा प्रयास उसी के लिए चल रहा है कि कैसे इनफॉर्मेलिटी वर्किंग ग्रुप इन मुद्दों को आगे लेकर जाए। सौत्रिक में स्टॉप करूंगी 2 मिनट में। एक तो है कि मैं शेयर करना चाहूंगी कि COP30 पीपल्स कॉप था, या फिर इम्प्लीमेंटेशन कॉप था, जैसे जितेंद्र दा बोल रहे थे, हरजीत दा बोल रहे थे, सौम्यदा बोल रहे थे। लेकिन एक्चुअली बहुत सारा कॉप कॉप के बाहर हो रहा था, जहाँ पे पीपल्स समिट में अलग से चर्चाएं हो रही थी शहरी गरीब के बारे में, सिटीज के बारे में। एक सेपरेट ट्रैक भी था, उनका एक्सेस था। एंड दूसरा है कि एक रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो कॉप बनाने के लिए कुछ बस्तियां तोड़ी गई, कुछ वहाँ के फवेलास तोड़े गए। तो और ये मुद्दा हम लोगों ने बॉन में भी उठाया था, जहाँ पे एसबीज हो रहे थे। लेकिन अगेन ये बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शंस है जो एज क्लाइमेट एक्टिविस्ट हम लोग एवरीडे डील करते हैं। लेकिन बहुत सारा प्रक्रिया रियो दे जेनेरियो में या साओ पाउल में हो रही है, जहाँ पे बहुत सारे डिक्लेरेशन सबमिट किए गए हैं। लेकिन उसका अमल में लाने का मेरे खुद के लिए एक सवाल है, और इन्हीं सवालों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आई स्टॉप हियर एंड ओवर टू सती। थैंक यू सो मच दुलारी। आई थिंक आपने काफी एक इम्पोर्टेंट बात रखी, और मेरे हिसाब से जितेन भी उसी बात पे कहीं कहीं पे एक अलाइनमेंट पे थे कि दुनिया में अगर 1 आउट ऑफ 8, और जो बढ़ के अभी और ज्यादा होने वाला है, जो लोग सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, अगर दिल्ली जैसे शहर की बात की जाए, जहाँ पे हीट वेव इतना ज्यादा है, एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा है, और जहाँ पे गिग वर्किंग बढ़ता ही चला जा रहा है,
उन लोगों के बारे में अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज के तहत पे बात ना करें, अगर एनडीसीज उन लोगों के लिए डिजाइन ना हो, देन हम लोग शायद सबसे ज्यादा लोगों के मुद्दों से ही भटक जा रहे हैं, और कॉप में शायद कहीं पे एक ये बहुत बड़ा दिक्कत है। और बहुत शुक्रिया, आपने पीपल्स समिट की बात की, और शरद हमारे साथ आज जुड़े हैं, वो स्पेसिफिकली उस पे उसी के एक्सपीरियंस के बारे में और चर्चा करेंगे। और ये शायद हम सभी के लिए एक लर्निंग एनवायरनमेंट भी है कि ये ऑफिशियल नेगोशिएशन है, फाइनेंस की बात है, एमडीसीज की बात है, कैसे कैसे हम लोग हमारे काम से, रिसर्च से और एक्टिविज्म से ज्यादा लोगों के इन मुद्दों को इस ऑफिशियल प्रोसेस के साथ जोड़ पाए, ताकि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऐसा ना हो, और डेवलपमेंट फॉर होम ये वाला भी एक मुद्दा जरूर है। अच्छा, तो हमारे अगले साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं वो, जी दुलारी प्लीज। सात्विक सॉरी, मुझे लीव करना होगा, लेकिन जी। अगर कुछ सवाल रहेंगे तो प्लीज हाँ जी। मुझे शेयर करना, मैं पर्सनली भी उनको जी रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ। जी जी जी, थैंक यू सो मच दुलारी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। तो हमारे अगले साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं वो है कावेरी। कावेरी ईटीसी के साथ जुड़ी हैं, और शी इज़ अ प्रोग्राम ऑफिसर जहाँ पे जियो इंजीनियरिंग के साथ ईटीसी में काम करती हैं। और उन्होंने इससे पहले द रिसर्च कलेक्टिव में काम किया है, और जहाँ पे उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया फ्रॉम कम्युनिटी पर्सपेक्टिव पे काम काफी किया है। आज वो हमारे साथ जुड़ी है, वो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि कैसे ब्राजील का पोजीशन इस साल था, स्पेशली कॉप के मुद्दे पे नजर रखते हुए। और काफी पहले जो एक बात हुई थी कि यूनाइटेड स्टेट्स इस बार जो सबसे बड़ा इकोनॉमी है अभी भी दुनिया का, जो आज पेरिस एग्रीमेंट पे नहीं है, वो क्लाइमेट डिनायर है। ट्रम्प साहब कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो ही नहीं रहा है, और उनके अलग ही प्रॉब्लम्स है। और प्लस ये टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट है, इस बार काफी सारे बातचीत कार्बन मार्केट्स पे, जैसे जितेन बता रहे थे कि ये काफी फॉल्स सोल्यूशंस की तरफ से इंडिजिनस कम्युनिटीज ने आगे बढ़ाया है। सीडीआर पे काफी है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल पे है। और इन सारे विषय पे कावेरी हमारे साथ उनका कॉप के एक्सपीरियंस शेयर है। कावेरी over। बहुत बहुत धन्यवाद शौत्रिक और नासेज के सारे साथियों को। मैं कोशिश करूंगी, पूरा कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी में बोलूं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इंग्लिश भी वो हो सकता है। तो जैसा कि जो मेरे पहले पैनलिस्ट थे उन्होंने बोला कि ये ब्राजील का कॉप ऑफ ट्रूथ, कॉप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो उनको टैग्स दिए थे, और आई थिंक हम सभी लोग जो वहाँ पे थे हमने देखा कि ये COP30 अलग पहले कॉपों से ज़्यादा डिफरेंट था नहीं। तो अगर हम अमेरिका की अगर हम बात करें कि उनका जो एग्जिट था पेरिस अग्रीमेंट से, वो उसके बारे में काफी चर्चा हो रहा था सिविल सोसाइटी के बीच में, और लाइक जो इवन जो कार्बन मार्केट प्रोपोनेंट्स थे। लेकिन हमने ये भी देखा कि अमेरिका वहाँ पे प्रेजेंट था, जैसे कि गैविन न्यूसम जो कि कैलिफोर्निया के एक गवर्नर हैं, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट थे, और उन्होंने स्पेसिफिकली एक कार्बन मार्केट और कार्बन रिमूवल बिल के बारे में उन्होंने एक इवेंट पे बात किया था। और उसके अलावा भी हमने ऐसे इवेंट्स पे, साइड इवेंट्स पे और जो पवेलियंस थे उन पे हमने देखा कि अलग अलग अमेरिका के डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ समथिंग एल्स, तो इनका प्रेजेंस काफी था। और ये बहुत ज़्यादा वरिंग है, क्योंकि जितने भी डिस्कशंस हो रहे थे ऑन टेक्नोलॉजिकल फिक्स की, और जो कि एक फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज के लिए ये एक बहुत ही प्यारा एक फिक्स है, एक सिस्टम है, ताकि वो लोग अपना जो बिजनेस है फॉसिल फ्यूल का वो करते रहे। तो ब्राजील में हमने ये देखा कि उन्होंने एक तो ये एक्शन एजेंडा पॉइंट्स इंट्रोड्यूस किए थे, और एक मुट्टी ड्राउट टेक्स्ट जो कि शायद से हरजीत
जी ने एक बार उन्होंने ये इसके बारे में बोला था। तो ये जो मोतीराव टेक्स्ट था वो इतना सिंप्लीफाइड और इतना इतना ज्यादा अ, वो गलत डायरेक्शन में डिस्कशंस को लेके गया कि पेरिस अग्रीमेंट में जो नेगोशिएशंस होने थे वो हुए ही नहीं। तो इसका तो सिविल सोसाइटी ने ये इसका ये एक बोला कि इनके अंदर जितने भी एक्शन एजेंडा पॉइंट्स आए वो मोस्टली टेक्नोलॉजिकल फिक्स कि हम लोग कार्बन एमिशंस करते रहेंगे, बट एट द सेम टाइम हम लोग एक टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे और उससे जो हमारा प्रॉब्लम्स हैं वो सारे खत्म हैं। तो तो हमने ये भी देखा कि इस कॉप में सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल लॉबीइस्ट 1600 और CCS जो कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के लॉबीइस्ट हैं वो 500 से ज्यादा लोग नेगोशिएशंस के अंदर थे। तो हमने ये देखा कि ज्यादातर ये जो नेगोशिएशंस हैं या फिर एक्शन एजेंडा पॉइंट्स है सबसे ज्यादा डिस्कशंस कार्बन मार्केट्स और ये टेक्नोलॉजिकल फिक्स के ऊपर हुआ। तो अ, ये जो एक्शन एजेंडा पॉइंट्स है उस पे अलग अलग 6 एक्सिस थे और उस पे जो ये एक एक्सेस वो वन था एनर्जी इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। तो इस पे एक ग्रुप इन्होंने बनाया जो कार्बन मार्केट के प्रोपोनेंट्स हैं। तो और इन्होंने पहली बार लाइक ब्राजील में पहली बार एक CDR मोटीराओ ये सेटअप हुआ और इन्होंने प्लान बनाया है कि हम लोग 2030 तक कार्बन रिमूवल का इम्प्लीमेंटेशन टारगेट्स बनाएंगे। एंड देन फिर उसके अंदर जितने भी कॉरपोरेशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, इंडस्ट्री हैं, इसको हम लोग नेशनल जो NDCs हैं उस पे हम लोग इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे। एंड देन फिर जो आर्टिकल 6 भी है, जो आर्टिकल आई थिंक 6.4 या 6.2 में कार्बन मार्केट्स अलाउड हैं। तो दे दिस ग्रुप विल ट्राई टू सी कि हाउ दे कैन मेक इट इनटू अ रियलिटी। तो फिर तो हमने ये देखा कि ये जो कॉप का मोटी राव कि हम लोग साथ में हम लोग काम करेंगे, इसका मतलब था कि सिर्फ कॉरपोरेशंस, इंडस्ट्रीज और जो फॉसिल फ्यूल है सिर्फ उनके ही इंटरेस्ट साथ में वो लोग काम करेंगे एंड देन फिर उसका बढ़ावा होगा। देन फिर ये जो जो मोतीराव टेक्स्ट है उस पे जो कॉप प्रेसिडेंसी है उन्होंने रिकॉग्नाइज भी किया कि ये जो कार्बन मार्केट का ग्रुप है उनके जो काम होंगे या उनके जो स्टेक होल्डर्स के भी काम होंगे वो पार्टीज को सपोर्ट करेंगे टू इम्प्लीमेंट देयर एनडीसीज। तो इसका मतलब है कि ये जितने ग्रुप्स हैं एंड विच वी ऑल्सो saw कि most of the government representatives they were present like everywhere in the blue zone। और वो लोग हर कंट्री का जो NDC है और जो पॉलिसीज हैं उस पे हम लोग अलग अलग टेक्नोलॉजीज हम लोग कैसे उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो उन्होंने उस बीच में डिस्कशंस किए थे। एंड एक तो था कि ये जो लॉबीस्ट हैं ये लोग नेगोशिएशंस के अंदर तो हैं ही,
but at the same time, these people were also outside in the blue zone in the pavilions. तो इनके फर्स्ट टाइम लाइक कॉप ब्राजील में CDR पवेलियंस आए थे। तो इस पे द सबसे ज्यादा द मोस्ट लाइक वरीइंग एरिया ऑफ दिस डिस्कशंस कि इन्होंने साइंस को लाइक IPCC का जो AR7 साइकिल है, इस पे इन्होंने बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज इंक्लूड किए हैं। जैसे कि मैं अगर इंडिया के उससे मैं बताऊं, तो उस पे है बायो एनर्जी विथ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज एंड बायो चार। तो ये दोनों जो टेक्नोलॉजीज हैं विच आर ओनली फॉर लाइक कार्बन क्रेडिट्स, तो इनको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने IPCC के AR7 में इसको वैलिडेट किया पहले, एंड देन दे went on to discuss इन द पवेलियन सेइंग कि हम लोग अभी इसको एक कंट्री में कैसे इनकॉर्पोरेट करें। तो एक जो पवेलियन था विच वाज द CDR30 पवेलियन, तो इस पे तो बहुत सारे गवर्नमेंट के लोग थे, अमेरिका के, ब्राजील के, केन्या के, मतलब वेरी लाइक फ्रॉम मोस्ट कंट्रीज। एंड इस पे इंडिया का एक अलायंस था विच इज कॉल्ड क्रिया, लाइक कार्बन रिमूवल इंडिया अलायंस, एंड दे आर लाइक very active in Delhi, in like in and they have partners throughout, like in Bengal, MP, UP, South India में तमिलनाडु। तो इनका जो पूरा एक अलायंस था, इट वाज सुपर एक्टिव इन द पवेलियन, एंड दे वेर टॉकिंग कि इंडिया का जो क्लाइमेट पॉलिसी है उस पे हम लोग ये टेक्नोलॉजीज कैसे अंदर लेके आ सकते हैं। एंड उस पे एक डॉक्टर असीतवा सेन करके कोई एक थे, एंड वो बायोचार के बारे में काफी उन्होंने बहुत हैप्पीली बोला कि अभी ये पॉसिबल है हमारे कंट्री में। और इंडिया का जो नेचुरल फार्मिंग पॉलिसीज है या फिर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसीज हैं, उस पे हम लोग इसको कार्बन क्रेडिट्स के माध्यम से हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो इसके साथ में उन्होंने बहुत सारे ऐसे फंडिंग एजेंसीज के बारे में भी बोला, जैसे कि JP मॉर्गन चेज और मित्सुबिशी। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग बैंकिंग फंक्शनरीज थे who are interested to fund these technologies। तो उसके अलावा अगर हम ओशंस के बारे में भी हम बात करें, तो एवरीवेयर अगर हम IPCC के साइड इवेंट्स के बारे में बात करें या फिर इवन जो ओशन एंड क्लाइमेट डायलॉग्स का एक साइड इवेंट था, सो दे वर सेइंग कि अगला जो जो कॉप है वो एक ब्लू कॉप होगा। वो इसीलिए क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया कि ओह आई एम सो सॉरी, शुड आई स्टॉप? आई एम जस्ट डन, आई Then कैन you can wrap up in a minute, no issues. या तो हमने जो ये देखा कि ये जो ब्लू कॉप है वो लोग और ज्यादा पुश करेंगे। एंड जितने भी वहाँ पे कंपनीज वगैरह आई थी, दे वेर फोकसिंग ऑन मैनग्रोव्स एंड द सेकेंड वाज सीवीड कल्टीवेशन। तो इन दोनों माध्यम से दे आर सेइंग कि अभी हम लोग उस पे नहीं पहुंचे हैं कि जो मरीन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल्स हैं वो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हैं।
तो अगर हम अगले कॉप में कार्बन मार्केट्स को और बढ़ावा दे तो ये एक सक्सेसफुल ब्लू कॉप हो सकता है। तो ये कुछ मेरे ऑब्जर्वेशंस थे। एंड हाँ, मतलब मुझे बस बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग था कि ये कॉप एक सिर्फ इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के प्रॉफिट के लिए जो डिस्कशंस हुए वही थे, और जो पीपल के कंसर्न्स हैं, इवन जो ये टेक्नोलॉजीज के भी कंसर्न्स हैं जो कि एकेडेमिया में, साइंस में और सिविल सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, उसके बारे में देयर वाज लाइक नो डिस्कशंस एट ऑल। तो हमने ये नहीं देखा, एंड विच वाज वेरी वरिंग कि अगले साल फिर और क्या हमें देखने को मिलेगा। सो या, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। या, थैंक यू सो मच काबरी। एंड मुझे लगा ये एक काफी पर्टिनेंट पॉइंट आपने रखा इधर कि टेक्नोलॉजिकल क्विक फिक्सेस से हम लोग पहले ही बात कर रहे हैं कि इतना ही एमिशन हो गया है कि अब मिटिगेट या अडेप्ट करके क्या होगा, सीधा तुम उसको रिड्यूस करने की बात। And so what you do is you invest more and more money to people with already a lot of money, जैसे ये वराहा या ऑल्ट कार्बन, जो बायोचार या ईआरडब्ल्यू जैसे सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। और एंड ऑफ द डे क्या होगा कि जिसमें इमीडिएटली पैसा चाहिए, जो लोग ऑलरेडी जूझ रहे हैं, लॉस एंड डैमेज के लिए जूझ रहे हैं, अडेप्टेशन चाहिए उनको, यहां से पैसा और हटके इन टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस के पीछे चला जाएगा। तो ये काफी एक दुखद सिचुएशन है, और जहाँ पे ये काफी साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं है अभी कंप्लीटली कहने के लिए कि ईआरडब्ल्यू या बायोचार या फिर ये सीडीआर टेक्नोलॉजीज में हम लोग एक्चुअली कुछ सोल्यूशन अभी तक मिल सकता है। जहाँ पे हमने ऑलरेडी डीकार्बोनाइजेशन पे ही हम लोग इतना पीछे चल रहे हैं, अभी उल्टा बात हो गया। तो थैंक यू सो मच, ये क्रिटिकल इंसाइट आपसे आया है, और हम लोग कोशिश करेंगे और इस बात को आगे बढ़ाने की। और हमारे लास्ट स्पीकर जो हैं वो है शरद। शरद इस बार हमारे साथ जुड़े हैं। वो एक काफी समय से एक्टिविस्ट रह चुके हैं, और उन्होंने पीपल्स समिट काफी अच्छे से अटेंड किया था। और जो पैरेलल टू द कॉप प्रोसेस चल रहे हैं, शरद हमारे साथ आज जुड़े हैं उस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। शरद, ओवर टू। थैंक यू साउत्रिक। एक्चुअली मुझे मेरा नेटवर्क इश्यू है, इसलिए मैं वीडियो नहीं कर रहे, मैं ट्राई करेंगे बीच में। तो मैंने पीपल समिट में एक्चुअली मैंने 3 तारीख को 4 तारीख को उधर पहुंच गया था बेलम में। एक फूड सोवरेनिटी के ऊपर एक प्रोग्राम भी था एफओई इंटरनेशनल का, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद 10 तारीख से ये पीपल्स समिट के साथ में भी था। तो 12 नवंबर से 16 नवंबर तक ये यूनिवर्सिटी फेडरल यूनिवर्सिटी पारा फेडरल यूनिवर्सिटी में था ये प्रोग्राम। तो ये एक एफर्ट था कि सब इंडिजिनस कम्युनिटीज, ये ऑफिशियल कोड के साथ साथ इंडिजिनस कम्युनिटीज, पेसेंट्स, फिशर folk, लेबर यूनियंस, विमेन, फॉरेस्ट एंड रिवर कम्युनिटीज, ऐसे पूरा कम्युनिटी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड कम्युनिटीज को लेके आने के लिए एक प्रयास था ये पीपल समिट। एक्चुअली ये हमको इंफॉर्मेशन मिला है कि मोर देन 70,000 पीपल उधर ये टोटल प्रोसेस पे पार्टिसिपेट किया। लाइक एक बहुत बड़ा रैली भी था, और एक फ्लोटिला भी ये रिवर्स में एक फ्लोटिला भी आया था। लाइक 200 के ऊपर बोट्स में 7,000 से ऊपर लोग उसमें सोलिडारिटी मैसेज लेके आया था। तो तो जो क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्टेड लोग है, कम्युनिटीज के, उसको उसको ज्यादातर इसमें ये ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट किया था। तो ओके, शरद, आप म्यूट पे चले गए। हाँ हाँ, ये सब पीपल समिट में एक्चुअली ये कॉर्पोरेट मार्केट बेस्ड क्लाइमेट सॉल्यूशंस का ये जो डोमिनेंस है उसको एक्चुअली चैलेंज किया था। उसमें ये ह्यूमन राइट्स के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, क्लाइमेट जस्टिस के बारे में, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के बारे में एंड इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी के बारे में मींस मेनली एज कोर डिमांड्स उधर रेज किया था हमने। और ये
जो अभी ये कार्बन मार्केट के बारे में बात कर रही है, बस यही नहीं है, लेकिन इसमें इनइक्वालिटीज के बारे में बात करना चाहिए, स्ट्रक्चरल एक्सप्लॉइटेशन के बारे में बात करना चाहिए, और हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो ये इसके ये ऐसे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के साथ जो इनजस्टिस, हिस्टोरिकल इनजस्टिस किया था, उसके बारे में भी बात करना है। वही इसका एक मेन एम था ये समिट का। और ये आपने ये पिछले जो कोप में उतना सारा ये इंडिजिनस ग्रुप्स का और कम्युनिटी ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था, तो लेकिन ये ब्राजील में जो ये पीपल समिट हुआ था, और ये ऑफिशियल नेगोशिएशन ऑफिशियल कोप भी हुआ था, उधर भी ये इंडिजिनस कम्युनिटीज का नहीं तो ऐसे डिफरेंट कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन ज्यादा आया था, स्पेशली इन द पीपल समिट। मीन्स लैंड राइट्स के लिए, फॉरेस्ट राइट्स के लिए, और ट्रेडिशनल लाइवलीहुड के बारे में बात करने के लिए पूरा ये कम्युनिटी ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस, उसका नेटवर्क्स आया था। तो ये यूनिवर्सिटी में लाइक मोर देन 60 छोटा छोटा इवेंट्स, रूम्स में, छोटा छोटा टेंट्स में इवेंट्स चल रहा था। तो उसमें ऐसा ऑर्गेनाइजेशन साइड इवेंट्स भी कर रहा था, और सुबह से शाम, सुबह एक प्लीनरी होगा और शाम को भी एक प्लीनरी होगा। उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होगा, क्लाइमेट चेंज के ऊपर होगा, कॉर्पोरेट पॉवर के खिलाफ कैंपेन्स होगा, इंडिजिनस राइट्स के ऊपर, फॉरेस्ट राइट्स के ऊपर, और फूड सोवरेनिटी के ऊपर। ये जो अभी ब्राजील गवर्नमेंट ने जो लेके आया था, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फैसिलिटी फंड, उसके ऊपर बहुत सारा ऐसा ये डिस्कशन टॉपिक्स के ऊपर उधर डिस्कशन हुआ था। मोर देन 60 साइड इवेंट्स हर दिन उधर चल रहा था। और ये मैंने ये रैली के बारे में बात किया था। रैली में डिफरेंट कंट्री से 70,000 के ऊपर लोग ये रैली में पार्टिसिपेट किया था। हेलो, हाँ, ओके। और ये पीपल्स कोप ने एक डिक्लेरेशन भी उधर रिलीज किया था 16 को। तो उसमें से थोड़ा 3-4 पॉइंट्स में इधर इंक्लूड किया है कि जो द रूट ऑफ द क्लाइमेट, सोशल एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस इज आइडेंटिफाइड एज global capitalist extractivist model driven by transnational corporations which prioritize profit over people and nature. Second point is the declaration rejects market-based or financialized solutions such as carbon offsets, carbon trading, or greenwash reforestation, arguing these commodify nature and often harm communities. The third point is instead it demands systemic transformation, protection of ecosystems, recognition of indigenous territories, agroecological food systems, social justice, and community-led sustainable alternatives. So, जो ये डिक्लेरेशन में जो पॉइंट्स आया था वही ने भी बताया। और उसमें ये पीपल्स डिमांड्स के तरफ से कुछ प्रपोजल्स आया था, प्रपोज ऑल्टरनेटिव्स के रूप में आया था। तो उसमें 5 पॉइंट आया था: लैंड एंड टेरिटरी राइट्स, एग्रो इकोलॉजी एंड food sovereignty, just transition and social justice, and fossil fuel and extractivism, democratic, inclusive climate governance, etc. Means these are the main points which they were included in the people's demands in the people's declaration of the people's COP. So उसमें actually 15 points उसमें आया है। मैंने उसमें से थोड़ा मिक्स करके मैंने इधर लेके आया। मैंने वो पूरा डॉक्यूमेंट अभी चैट बॉक्स में डालेंगे, आपको भी वो पढ़ सकता है। और हाँ, द मेन चैलेंज क्रिटिसिजम्स आया था ऑलरेडी इधर। कावेरी ने भी बोला था इसमें। ये मीन्स ये ऑफिशियली जो सीओपी ये ब्लू जोन में जो डिस्कशंस जो हुआ था, उसमें बहुत सारा ये कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग यही मार्केट बेस्ड कॉर्पोरेट लेड सॉल्यूशंस, ये फॉर सॉल्यूशंस पुश कर रहा था उधर। और लाइक इन द कंट्री पवेलियंस एंड आउटसाइड आल्सो।
और ये फूड फूड सॉवरेनिटी के बारे में, नहीं तो एग्रीकल्चर के बारे में, स्पेशली स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर के बारे में, लैंड राइट्स के बारे में, इकोलॉजी के बारे में डिस्कशंस हुआ था, लेकिन फिर भी वो फॉर्मल सीओपी नेगोशिएशन में उधर ज्यादा नेगोशिएशन नहीं हुआ था। वही एक फील मिला था उधर से। और ये ब्लू जोन में जो डिस्कशंस हुआ था, जो नेगोशिएशंस में ज्यादा मींस इंडिजिनस ग्रुप्स का प्रेजेंस था, लेकिन उसका पार्टिसिपेशन बहुत कम था। ऐसा 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 भी एक फील मिला था वो जब हम ये प्रोग्राम्स में भाग लेते समय। और ब्लू जोन के अंदर भी जब ये पीपल्स को जब इधर ये 5 दिन इधर हुआ था, तो उधर से लाइक बहुत सारा प्रोग्राम्स, बहुत सारा मीन्स क्या प्रोटेस्ट मीटिंग्स, प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स ब्लू जोन के अंदर भी किया था। एक्चुअली ये पीपल्स को अपने ऐसा भी एक ये इसमें कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स को, स्पेशली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को, नहीं तो इंडिजिनस ग्रुप्स को उधर आने के लिए मीन्स सीओपी के अंदर एक विजिबिलिटी मिला था। उसका कैंप, उसका डिमांड्स को लेकर कैंपेन करने के लिए एक अच्छा सा विजिबिलिटी मिला था। ये वो इसमें लाइक हेल्प किया था पीपल्स कोप ने। और ये डिक्लेरेशन ने 4-5 मेन पॉइंट्स इसने रेज किया है, कॉल टू एक्शन, amplify voices of marginalized communities in national and global climate advocacy. The second point is promote agroecology, land rights, community management of natural resources, ecological justice in policy and grassroots work. Build networks among environmental, social justice, labor, indigenous and youth movements for unified climate justice efforts. Engage with local communities to raise awareness, mobilize support, document impacts, and demand accountability from governments and corporations. Ensure that future COPs and global climate processes include real representation of people most impacted, not just corporate or state interest. So these are the main points from the People's COP. So I'll share some photos also. I'll share the file here in the chat box, and the declaration file in the chat box, and I'll share some photos also. Thank you so much, Sharad. That was a wonderful presentation, and I think एक काफी बड़ा मुद्दा जो बार बार हमारे सामने आ रहा है कि लोगों के इश्यूज एंड जो बेसिक डिमांड्स हैं, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं, वो पीपल्स कॉप से काफ़ी उभर कर आए हैं। और एक कोशिश यही रहेगी कि कैसे इन चीज़ों को मेन स्ट्रीम करके ऑफिशियल कॉप डिस्कशंस में, ऑफिशियल कॉप नेगोशिएशंस में प्रायोरिटाइजेशन करके इन्हीं के बारे में ज़्यादा ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए बात को। और शायद यही सबसे बड़ा हमारे जैसे संगठनों के लोगों का एक चैलेंज भी है, और सामने की तरफ एक बढ़ना भी है इसको लेके। थैंक यू सो मच। और Thank जब you. तक शरद आप दिखाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को भी कोई भी सवाल है इस कॉन्वर्सेशन में, तारिणी जी आपने आपका हैंड रेस किया था, मुझे याद है। अगर आप आपका सवाल आप बिल्कुल रखें। जी तारिणी। हेलो, नमस्कार एवरीबॉडी। और एक्चुअली एक मुझे काफ़ी कुछ सवाल हैं इसके कॉप से रिलेटेड सबसे। एक तो ये है कि अगर हम लॉस एंड डैमेज फंड या कोई भी फंड की बात करते हैं, जो जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे डिपेंड करता है, उसमें जो डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी है वो कैसे डिटरमिन होती है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तौर पे डेवलप होती है वो कैटेगरी, तो इंडिया की कैटेगरी तो चेंज हुई है, अभी तो वो मिडिल कंट्री में आने लगा है। और ये एक, आई थिंक दिस हैज मेनी डिफरेंट इम्प्लीकेशन। वो पॉलिटिकल भी मूव है एक, देर आर मेनी पार्ट्स ऑफ दिस। तो हाउ विल इट बी डिटर्मिन्ड which country is eligible for these funds, A, if these funds are ever to exist and come to India? B, ये जो फंड्स आते हैं वो किसके पास जाते हैं? अगर आ रहे हैं तो who is taking responsibility for adaptation funds, loss and damage funds,
जैसे कि दुलारी ने बोला था कि बस्ती वालों के लिए होते हैं, that there is some discussion around informal colonies के लिए या indigenous people के लिए, but is there some group or authority and how is it determined for the distribution of these funds? एंड आई विल ऑल्सो शेयर इन एवरीबडी सिनिसिज्म कि हर एक कॉप में मैंने एक कॉप विजिट किया है, और हर एक कॉप में सब लोग, एक तो मेन इवेंट होता है और एक रेजिस्टेंस वाले इवेंट्स होते हैं, और दोनों तरफ ही मुझे एक तरह से लगता है कि एक, आई मीन, not to offend anyone, but it's a performance. Every time it is the same performance. The quantity of money being asked is more on either side. The demands being made, the arguments don't change. So, is there ever an end? Has anyone imagined that we will stop doing COP and we will actually now, stay in our countries and implement? Also, because the framing of COP, if you look at it, we are thinking वो बड़े लोग हैं, हम लोग जा रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी वो डीकोलोनाइज्ड या पोस्ट कॉलोनियल माइंडसेट नहीं अडॉप्ट किया है। हमें अभी भी लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द वे द पावर ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर्स वर्क। बट एक तरह से लाइक how do you deal with that cynicism if you want to change anything, if you have any small idealistic hope in change, तो आप कैसे देखेंगे उस चीज को? So these are my questions. Thank you. Can I respond? Or if there are any other questions, we can take one more or two more and then we can respond. Yes, Saud, I think that will be great. Any other questions किसी भी साथी से? कोई भी सवाल है आप लोगों के? I think Samita, we can go ahead with the answer and then अगर कोई question हो. ओके, तो तारिणी का जो पहला सवाल है, उसका जो फंड्स जो आते हैं, फंड्स अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग एजेंसी से आते हैं। एक तो जब मिटिगेशन में जो मैक्सिमम फंडिंग आ रहा है, जो हमने बार बार बोला, जो एडेप्टेशन में बहुत कम आते हैं, मिटिगेशन में बहुत आते हैं। मिटिगेशन में एक मेजर पार्ट आते हैं एज कमर्शियल और लिटिल बिट ऑफ कंसेशनल लोन, एंड दैट कम्स थ्रू आइदर द मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स, उसके थ्रू भी आते हैं। जैसे बड़ा फंडिंग भी हुआ है, कनाडा बैंक को फंडिंग किया गया है $500 मिलियन, जो इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट फाइनेंस करे एट ए कंसेशनल रेट, ताकि वो ट्रांजिशन में मदद करेगा। सिमिलरली मेनी अदर प्रोजेक्ट्स हैज हैपेंड जहां बैंक के थ्रू व फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू आया। लेकिन जो जनरली ग्रांट्स है और जो जीसीएफ व इस ढंग का इंस्टीट्यूशन जो UNFCCC का बॉडी है, उसका एक नेशनली डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है इन केस ऑफ इंडिया फॉर एवरी कंट्री, एवरी डेवलपिंग कंट्री। अच्छा, उसके पहले आपको जो सवाल था, ये इंडिया अभी तो मॉडर्न मिडिल इनकम में गया नहीं, इंडिया लोअर मिडिल इनकम में गए हैं, बट इंडिया कैटेगरी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ कुछ भी। इनफैक्ट इंडिया इज स्टिल कैटेगराइज्ड वेरी मच इन द डेवलपिंग कंट्री एंड ए पुअर कंट्री। लेकिन ये जो रूल है, इसमें डेवलपिंग कंट्री में अलग अलग ग्रुपिंग नहीं है। जैसे चाइना हमसे 5 गुना पर कैपिटा इनकम है, तो चाइना शुड नॉट हैव, इन माय अंडरस्टैंडिंग, शुड नॉट हैव प्रोबेबली बीन कंसीडर्ड एज अ डेवलपिंग कंट्री एनी मोर, बट अभी भी वो डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि दिस कैटेगराइजेशन इज फ्रॉम एनेक्स 1 एंड नॉन एनेक्स कंट्रीज। एनेक्स 1 द 37 जो रिच कंट्रीज है, इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज है, और बाकी सारे कंट्रीज जो नॉन एनेक्स है उनको डेवलपिंग कंट्री माना जाता है। बट द डेवलप्ड कंट्रीज जो अमीर कंट्री है, अमीर देश है, दे हैव बहुत सालों से उन्होंने ये किया जो मोस्ट वल्नरेबल को प्रेफर किया जाएगा। तो उसमें चाइना व इस ढंग का कंट्रीज में बहुत कम जाते हैं, एक्सेप्ट जो कार्बन मार्केट लिंक्ड जो क्लाइमेट फाइनेंस है, जैसे सीडीएम में चाइना इंडिया का सबसे ज़्यादा मिला था, जबकि अफ्रीकन देशों का जो इनका ज़रूरत था बहुत कम मिला था। तो ये जो कोई कैटेगराइजेशन डेवलपिंग कंट्री के अंदर अभी तक नहीं है। दूसरा, भारत तो मिडिल इनकम कंट्री बिल्कुल ही नहीं है। $2,800 पर पर्सन पर ईयर इज ए लो मीडियम इनकम कंट्री, जस्ट अबव द लो इनकम कंट्रीज। अभी हमने जस्ट उससे आप ऊपर आया है। और तीसरा, जैसे मैंने बोल रहा था, इसका मैकेनिज्म है, ईच मेजर फंड हैज ए नेशनली डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। इन केस ऑफ इंडिया, जीसीएफ के लिए एंड अडेप्टेशन फंड के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज द नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। और जो फंड जाते हैं, ये एनजीओ के पास भी जाते हैं, कुछ अदर भी के पास जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी गया है,
और म्यूनिसिपल अथॉरिटी के अर्बन लोकल बॉडीज उनके पास भी गया है। तो उसका इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है नाबार्ड। ये भारत के लिए एवरी कंट्री, हर एक देशों में एक नेशनली डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होता है जो मिनिस्ट्री का कोई ये होता है, और उसके बाद एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होता है। जो हमारे देश के लिए नेशनली इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज नाबार्ड। तो कोई भी ऐसे फंड आएगा वो थ्रू, मैंने इट विल बी अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उनके थ्रू जाना पड़ेगा और वो नाबार्ड उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जिसको देना है। तो ऐसे कुछ अलग अलग जगह में इम्प्लीमेंटेशन हो भी रहा है, जैसे जीसीएफ के फंड भारत का कोस्टल रेजिलियंस बिल्डिंग के लिए 3 राज्यों में 3 जिला में इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। ऐसे और भी काफी सारे फंड्स है। आपको जो लार्जर क्वेश्चन, उसके बाद जो एक थोड़ा सा इमोशनल क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा पूरा सच्चाई नहीं है। बिकॉज जो इतना सारे लोग जाते हैं वो एक परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, दैट्स नॉट एट ऑल ट्रू। इनफैक्ट यदि नहीं जाते थे, जो आज के दिन का जो डेटा है, तो जो जो बैड डिसीजन उन्होंने स्टॉप किया, सिविल सोसाइटी का प्रेशर में स्टॉप किया, जो पॉजिटिव, जैसे लॉस एंड डैमेज फंड इज एंटायरली ड्यू टू सिविल सोसाइटी प्रेशर। जो आपको जो एग्रीमेंट्स में जो पॉजिटिव फीचर जो अभी 2000 सॉरी COP28 में, जब ये 25 था 23 में, जो आपको दुबई में था, वहाँ जो पेरिस एग्रीमेंट का जो क्लाइमेट कार्बन मार्केट का आर्टिकल 6.2 6.4 का जिस ढंग से सीडीआर के साथ जोड़ के, ओशन सीडीआर के जोड़ के अप्रूवल कर दिया था उन्होंने, उसको रोकने के पीछे सिविल सोसाइटी का, जिसमें मेरा भी रोल था, क्योंकि वी डिड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंपेन। तो बहुत सारे जो गलत दिशा में जाने वाला स्टेप, उसको सिविल सोसाइटी एक्शन रोका है। आज के दिन में जो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग इनिशिएटिव जो है, जो फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसका पीछे सबसे मेजर रोल सिविल सोसाइटी का है। आज के दिन में कोलंबिया उसको ठीक है लिया है, लेकिन फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स ये सिविल सोसाइटी की इनिशिएटिव था। तो ऐसे मैंने कम से कम 30 गिना सकता हूँ जिसके पीछे सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट का रोल काफी मेजर था, जिन्होंने फ्रेमवर्क बनाने में मदद किया और बहुत सारे रॉन्ग डिसीशंस को रोकने में भी मदद किया, इंक्लूडिंग कार्बन मार्केट में। इसका पहले ही बहुत तेजी से कार्बन मार्केट फैल जाता था, जो सीडीएम से एसडीएम का नाम पे जिसको पेरिस एग्रीमेंट के तहत अप्रूवल मिला था, प्लस इंक्लूडिंग जो कावेरी जी इसको बात कर रही थी, जो सीडीआर का। तो सीडीआर भी अभी तक नहीं फैला था उसको उतना तेजी से। उसका पीछे भी ये कारण था, जो इंडिजिनस कम्युनिटीज जिनको लैंड में है, सामी फिनलैंड में, स्वीडन में सामी कम्युनिटी, जो एक्सपेरिमेंट, जियो इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट को बहुत ही स्ट्रांगली रेजिस्ट किया। तो उसके पीछे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी साथ में था, उनको हटना पड़ा इतना प्रोटेस्ट के चलते। तो बहुत सारे ऐसे रोल है जहां बहुत कम लोग जाके, जो हमें लगता है जो हम बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया और बहुत ज़्यादा एमिशन कर लिया, बट द काइंड ऑफ गेन्स दैट वी हैव गॉट इज फार फार हायर ग्लोबली। तो वो मैंने बोलना चाहूँगा। और मैंने जैसे बोला 4-5 मैंने एरिया हाईलाइट किया, लेकिन 30 ऐसे एरिया हम गिना सकते हैं जहां वी हैड ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आइदर प्रिवेंटिंग मोर हार्म और गेटिंग इनटू सम पॉजिटिव एग्रीमेंट। So, just one follow-up bit, then isn't it a contradiction that on the one hand, India is trying to project that we are moving away from these categories, that we are becoming developed, and on the other hand, it is, projecting that we are still not developed enough, because we are not taking responsibility at a national level for our own emissions. There is no, I mean, even the national plans and the state plans, I've seen some of them. I have not done a thorough study, but it would be nice to know, what is it that happens then in the country after a COP? Do these states have to follow up? Who is representing India at the COP? Because I see only civil society at some No, 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 stages. no. Please do tell. एक्चुअली इंडिया को रिप्रेजेंट जो करते हैं, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो इज द ऑफिशियल पार्टीज। हाँ, सिविल सोसाइटी अलग से जाते हैं, बट द पार्टी विच इज मेंबर ऑफ UNFCCC कन्वेंशन एंड द पेरिस एग्रीमेंट, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो जिनको गवर्नमेंट इंडिया भेजते हैं, ये दोनों मिनिस्ट्री से गवर्नमेंट भेजते हैं। कभी कभी एक दो इधर उधर का एक्सपर्ट किसी को लेके जो गवर्नमेंट लाइन में टो करते हैं, ऐसे एक्सपर्ट को भेजते हैं। एंड इंडिया का जो प्लान है, इंडिया हैज 2 डिफरेंट प्लान्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। वन इज फॉर इंटरनेशनल सबमिशन, जो NDC है, जिसको 2015 में सबमिट किया गया था। NDC 2 हुआ था, NDC 3 इंडिया इसमें सबमिट नहीं कर पाए।
तो मिनिस्टर जाके बोला NDC 3 हम दिसंबर एंड तक सबमिट करेंगे, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस क्वेश्चन, इतना बड़ा कंट्री, इतना आप फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, आप NDC क्यों नहीं सबमिट कर पा रहे हो? द सेकेंड पार्ट इज द इंडियाज इंटरनल क्लाइमेट एक्शन प्लान, जिसके अंदर NAPCC है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, जिसके अंदर नेशनल मिशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, जो 9 मिशन है, 8 मिशन से शुरू हुआ था, अभी 9 मिशन है। एंड उसमें सम मिशंस हैव नॉट प्रोग्रेस मच, बट एटलीस्ट द नेशनल सोलर मिशन, National Mission on Enhanced Energy Efficiency, these have progressed quite well. In fact, जो इंडिया का जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट इंडिकेटर्स, इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन, ये दोनों में इंडिया जो प्लेज किया था कि इतना 2020 तक 2030 तक ये करेंगे, एज ऑफ नाउ इंडिया हैज more or less overperformed in one of this and almost 100% परफॉर्मेंस इन अनदर. सो ऐसे नहीं है जो एक्शन, और ये जो प्लान्स है, many of these plans come as a result of some UN agreement. जैसे इंडिया जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, that didn't come around because Manmohan Singh thought this has to be done. This came around just after Bali, the Bali roadmap, Bali action plan, and because of that, most countries were supposed to, actually member countries were supposed to do their national action plan. So each of these, पेरिस एग्रीमेंट में कुछ रिक्वायरमेंट था NDC देने का, नेशनल डिटरमिन कंट्रीब्यूशन क्या होगा वो डिटरमिन करने का, तो एवरी कंट्री वाज asked to do that, whoever has signed on to that Paris Agreement, and they did that. Even before Paris Agreement, this was requirement to submit before the Paris Agreement. So India did that, right? Like many other countries, 155 countries within a few days. तो वो जो है इवन एग्रीमेंट का एक इफेक्ट पड़ता है, और उस इफेक्ट में नेशनल एंड स्टेट लेवल पे काम होता है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन में बहुत घपला है, बहुत जगह में मिसेस है, दैट इज अनडाउटेडली ट्रू. जैसे नेशनल एक्शन प्लान के बाद जब काफ़ी हल्ला हुआ, तब गवर्नमेंट का बोलना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये हम नेशनल मिशंस ला रहे हैं और एवरी स्टेट विल हैव देयर स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, व्हिच हैज हैपेंड. नाउ एवरी स्टेट हैज देयर सेकंड वर्जन ऑफ द स्टेट एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज, बट उसमें एक एक दो दो एरिया में कुछ काम हुआ है, बाकी एरिया में आइदर नेगेटिव हुआ है, एंड दैट इज बिकॉज लार्जली बिकॉज ऑफ आवर इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी, बिकॉज ऑफ द कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेट्स ओवर आवर पॉलिसीज, जो और भी पिछले 10-11 सालों में और भी खराब हुआ है. तो दैट्स ए स्टोरी विच इज गोइंग ऑन, बट द एक्शन प्लान्स एट द नेशनल लेवल डू एग्जिस्ट, मिशंस डू एग्जिस्ट विच केम अप एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, एंड कुछ ना कुछ एक्शन, not in all 8 missions or 9 missions now, but in some missions, some good achievements have been made. Of course, you cannot say that everything has been done in the like National Solar Mission. They have focused mostly on large scale, mega scale solar. That's not a right trajectory, but simultaneously, India has a very good policy for distributed solar. So, as a policy and as a declared policy, as a scheme and plan, not much is happening on that. Recently, something is happening, but let's not forget that also, that there is a ripple effect of what happens in the UN and what kind of agreements countries do that reflects upon the national action also. But we are not able to now challenge or counter the massive influence of corporates on the governance, so which is a major impediment. Thank you, Sahoda. And yeah, Tarini ji, one more small thing. So LT-LITS is also another document which you can see, जो एक overarching target है, जिसमें कोई quantitative targets ऐसे थे नहीं, as much I remember. That is the long-term low economic development trajectory of India. और NDCs जो है वो अभी एक और आने वाला है. So ये targets भी हैं इंडिया के. So if we have any other question, otherwise I think we are already past time. Any other person have questions, then we'll be. Yes. Any Those other who are- questions? No, I think that was all. Thank you. Okay. अच्छा, प्रसाद all भाई का right. कोई सवाल है? हाँ, प्रसाद भाई बताइए. वो चैट में लिखा है वो डज इंडिया हैव अ प्रॉपर एडेप्टेशन एंड लॉस एंड डैमेज पॉलिसी इट्स नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कॉप, लेकिन आफ्टर तारिनी's question I thought let's look at our own
They are working on policies a like that? national adaptation plan, but it is Yes. going to be launched soon. Soumya, if you would like this. Okay. There is NAP is there. In fact, not only new NAP is already there. Loss and damage के ऊपर, because loss and damage fund only came in Baku. It was finalized. माने it was Dubai. It was finalized. Baku. It was launched. So India has had several meetings of readiness, that how to prepare projects, how to do this. So loss and damage के ऊपर अभी इंडिया का कोई complete ये नहीं है. But national राइट, adaptation हाँ plan है. हाँ, सॉरी सौम्य, वो मैंने एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल दिया था. एक एनएपी आया था, आई थिंक अनदर रिवाइज इज गोइंग टू कम, राइट Yes. सौम्य? हाँ Yes. हाँ, अभी अभी एक हाँ. लॉन्च होगा ऐसा मैंने सुना, लेकिन हम्म. आई थिंक अप टू 15 to 30 ऐसा कुछ था। सो अभी एक 69 इंडिकेटर्स का लिस्ट आया था जो कॉप में, विच आई वाज फॉलोइंग, जो वो जीजीए के बारे में जो सौम्यदा एंड हरजीत जी दोनों बता रहे थे. Global सो goal एक and 69. हाँ जी, global goal. ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन. तो उसमें एक इंडिकेटर वाइज लिस्ट दिया गया है, इसलिए कॉप फॉर अडेप्टेशन भी बोला गया था इस बार. बट उस हिसाब से इंडिया में कितना उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, पर वो अडेप्टेशन में भी इंडिकेटर्स क्या एक्चुअली बहुत रिप्रेजेंटेटिव होंगे हमारे लोकल इश्यूज के लिए कि नहीं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन ऑन इटसेल्फ. सो इफ यू वुड लाइक टू ऐड और करेक्ट. नहीं, मुझे एक ही का इसमें बोलना है. जो there were actually different programs earlier launched, which was earlier part of adaptation plan. Like if you recollect, the farm pond scheme, which was launched in response to recurring droughts, is really a good adaptation plan. So similarly, the you can see both adaptation and mitigation. The Kushum plan that has been launched, Kishan Urja Sambardhan Utthan Mahabhijan, they have this penchant for giving grand names. The Kushum scheme is a good plan because there are 3 areas in Kushum ABC. One is for farmers to switch over from diesel pump sets into solar pump sets. उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वाटर वेस्टेज का प्रॉब्लम है, ये सब है. दैट नीड्स एजुकेशन एंड bringing in better practices, but that's different. Every area you will have that. If you introduce something new, उसमें जो कुछ कुछ है, लेकिन इसमें बोथ एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन का एंगल है. तो ऐसे कुछ कुछ अच्छा प्लान ऐसे नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नॉट लॉन्च एनी गुड प्लान्स अंडर आइदर मिटिगेशन और एडेप्टेशन. सो हर एक प्लान में जो अच्छा प्लान भी है उसमें इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कहीं कमियां है, कहीं करप्शंस है, ग्राउंड लेवल में इन रेजिस्टेंस है टू चेंज ओवर. वो सब जो रेजिस्टेंस होता है वो है. But there are reasonably good plans in some areas. The problem is, as I said, of late, अभी corporate influence for profit and total control ये काफी बढ़ गया. तो जो अच्छा कुछ आया था पिछले 5 साल में, 5-6 साल पहले तक, हाँ, तो वो भी चला जा रहा है. अभी वो जो कावेरी जो बोल रही है वो भी है, अभी नया करके कार्बन मार्केट को भी घुसा रहा है. एंड अपार्ट, अच्छा वो क्या है, अच्छा कोलंबिया का कॉन्फ्रेंस के ऊपर रवि जी बोल रहे हैं कोलंबिया का कॉन्फ्रेंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करें. मैंने इट्स कोलंबिया हैज टेकन द लीड, बट एज आई सेड दिस केम आउट ऑफ ये जो कॉन्फ्रेंस का प्रपोजल, ये फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का जो प्रोसीडिंग्स था उससे आया है. और ये कोलंबिया के साथ और भी काफी देशों ने, आपको शायद हम लोगों ने इसमें आज का इसमें बोला कि बोला नहीं मुझे याद नहीं है, जो 100 से ऊपर देश COP30 में टेक्स्ट में फॉसिल फ्यूल से छट जाने के बाद में एग्रीमेंट में था, जो हो नहीं पाया बिकॉज इवन नेगोशिएशन का जो टेक्स्ट का प्रोसेस है वो कॉन्सेंसस प्रोसेस है. तो कुछ देशों का चलते, जिसमें सऊदी अरेबिया, ओपेक का कंट्रीज, ये सब काफी वोकल थे. इंडिया भी वोकल था, इंडिया पहले से भी वोकल था. इंडिया चाइना, इंडिया का कोल डिपेंडेंस, चाइना का कोल डिपेंडेंस. लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये सोचा गया जब आपको इसके अंदर कॉन्सेंसस से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो जो देश फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन करने में एग्रीमेंट में है उनको क्या चाहिए, किस ढंग का फाइनेंशियल मदद चाहिए, किस ढंग का कलेक्टिव एक्शन चाहिए, इसके लिए कैन वी स्टार्ट समथिंग आउटसाइड दिस इवन कॉन्सेंसस ड्रिवन टेक्स्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तो इसमें यदि एक बहुत बड़ा संख्या में यदि मानो 150 देश एग्री करे, which is not unlikely, in a few years it can happen, तो उसमें हमें प्रोग्रेस काफी मिलेगा.
जो यहाँ कॉन्सेंसस प्रोसेस ब्लॉक कर रहा है। तो इससे चलते कोलंबिया ने इनिशिएटिव लिया और काफी देश इसको समर्थन भी कर रहे हैं, जैसे हरजीत ने बोला। और हमारे साथ जिनके साथ हम कोलैबोरेट करते हैं, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो इसमें लीड ले रहे हैं, वो भी कुछ कुछ प्रोग्राम लॉन्च करिए कर लिया। तो दिस इज प्रोग्रेसिंग आउटसाइड द UNFCCC फ्रेम प्रोसेस। Thank you so much, Soumya. This was something very new to probably a lot of us who were just following COP, and this Columbia Declaration is something which is a very new thing. और ये देखना पड़ेगा कौन कौन देश अब कैसा कैसा एक्शन इसके चीज में आ रहा है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा था। तारिणी जी, सवाल आपके क्वेश्चंस के लिए थैंक यू। काफ़ी एंगेजिंग भी रहा कॉन्वर्सेशन। समराइज मैं जस्ट 2 मिनट में कर देता हूँ यही बोल के कि लाइन ऑफ एक्शन और जो काम हम सभी के सामने हैं, जो सभी साथी क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, इन सभी चीज़ों पे और अलग अलग कनेक्टेड चीज़ों पे, जो लेबर का मुद्दा हो या अर्बन इश्यूज के मुद्दे हो, राइट्स के मुद्दे हो, इन पे काम कर रहे हैं। सभी चीज़ों का कन्वर्जेंस कहीं एक एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ आता है। और शायद सभी का, हम लोग का इनपुट इसी तरीके से आना चाहिए कि कैसे जो इश्यूज लोगों के इश्यूज हैं, पीपल्स कॉप में जो इश्यूज आगे बढ़ के आ रहे हैं, जो इश्यूज सबसे ज्यादा इफेक्टेड लोगों पे आते हैं, उन चीजों को ही कैसे हम लोग मेन स्ट्रीम के मुद्दे पे और डिस्कशंस पे लेके आ पाए, कैसे जस्टिस की बात सेंट्रल में हो, कैसे इक्विटी की बात ज्यादा ज्यादा करके की जाए, और कैसे रिप्रेजेंटेशन का बात एक बहुत जोर शोर से आगे बढ़ाया जाए। इसी उम्मीद और आशा के साथ और सभी के संघर्ष को एक साथ करते हुए, थैंक यू सो मच आज सभी को जुड़ने के लिए। और होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वेबिनार फ्रॉम नासेज एंड NPM। थैंक यू।